तो फेसबुक में डू यू थिंक जकरबर्ग स्टिल राइट्स कोड समटाइम्स? कुछ लोगों ने मजाक में उसको चैलेंज किया था। तो फिर लिखा था? हाँ, उसने लिखा, लाइक वो अप्रूव नहीं हो रहा था, तो फिर उसने जबरदस्ती पुश कर दिया एंड उस पर कमेंट डाल दिया बिकॉज आई सेड सो। बट डू यू थिंक कंट्रीब्यूटेड टू दिस थॉट प्रोसेस कि यार आई हैव टू ग्रो बियॉन्ड इट एंड कुछ बड़ा करना है? बहुत सारे फेसबुक में ऐसे लोग आए थे जिनकी कंपनी एक्वायर हुई थी, इस वजह से आए थे। तो हमारा आउटकम ये था कि यार कैन वी क्रिएट अ $100 million कंपनी बाय वर्किंग फॉर 10 years। तो मैथमेटिकली इट मेक सेंस। ये एक कॉमन नैरेटिव होता है कि एमबीए कुछ नहीं है, धंधा स्टार्ट करो, उसी से सीख जाओगे। और फर्स्ट टेंडेंसी ऑन एवरीथिंग वाज ये भी बना देते हैं, ये भी बना देते हैं, ऐसे बना देंगे, बहुत कूल लगेगा, जो कि यूजुअली किसी भी इंजीनियर में होता है। डू यू हैव ऑफ द टॉप ऑफ योर हेड 4-5 कंपनीज की हाँ ये ट्राई कर सकते हो? तो आप लोगों पे बैठ करो, ये बहुत अच्छा इंसान कर क्या रहा है। एंड मोस्ट फाउंडर्स आर यूजुअली ओपन दैट वे। मतलब हमें लगता है कि वो कुणाल शाह कभी किसी का रिप्लाई नहीं करता है, बट ढंगा मैसेज भेजो बिल्कुल रिप्लाई करता है। व्हाट इज मोर दैट कैन बी डन? हमारे AI मॉक इंटरव्यू में 99% एक्यूरेसी। वी नो ऑफ अ फ्यू कंपनीज जिन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग अ कर्सर और अ कोडियम इफ यू हैव टू कोड। और नहीं बन सकता है। Starting a company or entrepreneurship is actually a luxury. You have to earn that luxury before you start a company. जितने भी successful entrepreneurs रहे हैं, one is they were unrealistically optimistic. Having a co-founder, if you are doing it for the first time, also holds a lot of importance. Absolutely, 100%. You know, I think पिछले week की बात है, I came to the office and you were running around and it was like I could almost see the stress on your face. And इसलिए घर पे भी बार-बार क्वेश्चन आता है कब तक इतनी मेहनत करोगे? मेरा हमेशा जवाब होता है बस 3 महीने और। But the thing is ये जवाब मैं पिछले 10 साल से देता आ रहा हूँ। First of all, Anshuman, welcome to the podcast and thank you so much for taking out time and coming here, taking out 3-4 hours. No problem at all. So I'm glad to have been invited here. Thank you. Thank you so much. हमारे जो पॉडकास्ट का नाम है अंशुमन, दैट इज ऑन पॉइंट, AKA द ओपी पॉडकास्ट। सीधा पॉइंट पे आते हैं। सो बेसिकली जब मैं 3rd ईयर खत्म किया था इंटर्नशिप के बाद, आई थॉट कि चलो एक चीज़ ट्राई करके देखते हैं। मैंने अपने आप से एक पेज बनाया, लैंडिंग पेज छोटा सा, कि मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का कोर्स करवाऊंगा एंड यू नो वट एवर माई रीच वॉज इन माई कॉलेज एंड अदर कॉलेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस सर्कुलेट करवा के, क्या कहते हैं, आस्क मी एनीथिंग सेशंस रख के कि मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप क्रैक करी है, कम एंड आस्क मी एनीथिंग, वट एवर पीपल कुड गेट कन्वर्टेड। सो ऑल दैट आई डिड एंड देन आई यू नो काइंड ऑफ टुक वन बैच ऑफ 1 month फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। उस टाइम पे जब मैं मैसेजेस फॉरवर्ड करता था या करवाता था, तो a few messages like this came कि Scalar 2.0 कि आ गई ये लूट में, like referring to me as Scalar in a way कि it is a hate against you as well and as well as me, right? मेरे को तो बहुत बुरा लगा था फर्स्ट टाइम पे जब ऐसा हुआ था, मतलब मेरा मुंह उतर गया था। But the scale that you are at, I think बहुत common होगा। How do you go about you know kind of replying to those or whatever? यार देखो, कैसा होता है कि कोई भी आप एक नया प्रोडक्ट बनाओ जो कि एक नया बिहेवियर है, तो उसका एक अडॉप्शन कर्व बोलते हैं होता है कि आपके कुछ अर्ली बिलीवर्स होंगे, कुछ लोग जिनको आप बोलते हो नॉर्मीज, तो इट्स लाइक अ गॉसियन कर्व, ये ऐसा कर्व होता है, ठीक है। तो कुछ अर्ली बिलीवर्स होते हैं जो कि बोलेंगे नई चीज़ है, कोई नया ट्राई कर रहा है, मुझे तो जाके सपोर्ट करना है। कुछ नॉर्मल होते हैं जिनका कि ना ही इधर बिहेवियर ना ही उधर है, ज़्यादातर वो वहाँ पे कर्व ऊपर जाएगा। हाँ, वहाँ पे कर्व ऊपर जाता है। और कुछ कंजर्वेटिव्स होते हैं, वो फिर से नीचे आ जाएगा। उनका ये होता है कि ये सब होना ही नहीं चाहिए, गलत कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो तुम, मतलब स्कैम चल रहा होगा, दे ट्राई टू फाइंड आउट सम एंगल जिसमें कि तुम किसी तरीके से लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हो। बट द थिंग इज़ कि इफ़ यू ऑलवेज लिसन टू द कंजर्वेटिव्स, आप कभी कुछ नया ज़िंदगी में कर ही नहीं पाओगे। तो आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं, ये मेरा प्रोसेस है एंड ऑब्वियसली वो प्रोसेस हर किसी के लिए डिफर करना चाहिए। आई थिंक ऑनेस्टली आपको खुद को ये पूछना चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हो उससे पॉजिटिव वैल्यू जनरेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। बिकॉज दुनिया में आप वैल्यू क्रिएट करोगे तभी उसकी कुछ वैल्यू निकाल के अपने पास लेके आ पाओगे। अगर आपने वैल्यू क्रिएट ही नहीं करी है तो आप वैल्यू नहीं मतलब आप पैसे भी नहीं कमा पाओगे। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में कमा लो, आप 5 महीने कमा लो, 6 महीने कमा लो, बट देन इट विल गो बैक टू जीरो। तो योर अर्निंग कम्स फ्रॉम द वैल्यू दैट यू क्रिएट। आप अब वो 10% होगा, 20% ऑफ द वैल्यू यू क्रिएट, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट यू बेसिकली टेक सम पोर्शन ऑफ द वैल्यू दैट यू क्रिएट। नाउ इफ यू आर 100% सर्टेन कि यार मैं जो कर रहा हूँ दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, तो देन यू कंटिन्यू ऑन द पाथ दैट यू आर ऑन। आपको दोनों तरफ के लोग मिलेंगे,
कुछ लोग होंगे जो कि आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे, बहुत इनकरेज करेंगे, जैसे कि वो एक हैप्पीनेस का रश भी आता है कि यार मतलब पर्पस मिल गया लाइफ में, यही करना है। और दूसरे साइड के भी लोग मिलेंगे जो कि बोलेंगे तुम गलत कर रहे हो, भाई एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए। सही बात है, फ्री होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, बट वी आर नॉट एट अ सिचुएशन place, कि हाँ। हम और एट अ प्लेस कि हम वो फैसिलिटेट कर पाएं, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वॉलंटियर्स जो फ्री में पढ़ाना चाहें एज कम्पेयर टू जो एक अच्छी सैलरी लेके पढ़ाना। तो आपको आई थिंक एक फर्स्ट प्रिंसिपल पे आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ उसे वैल्यू ऐड होती है। वैल्यू ऐड होगी तो ही मैं एक्चुअली एक बिजनेस या फिर एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर पाऊँगा। एंड अगर वो हो रहा है तो फिर आप करते रहो। योर इन दैट केस होगा क्या कि द नंबर ऑफ कंजर्वेटिव्स विल रिड्यूस विद टाइम, द नंबर ऑफ अर्ली अडॉप्टर्स विल इंक्रीज विद टाइम। वो जो नॉर्मीज हैं दे शिफ्ट इधर हियर या फिर इधर, राइट, डिपेंडिंग ऑन कि क्या आप जेन्युइनली वैल्यू ऐड कर पा रहे हो या फिर नहीं, राइट। एंड दूसरा आपको बहुत क्लियर इंडिकेशन मार्केट देगा। अगर आप वैल्यू नहीं ऐड करते हो तो आपका बिजनेस ऐसा नीचे जाएगा और फिर जीरो हो जाएगा। बट या आई थिंक ये सब चीज़ें करना, राइट, डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं। आई थिंक अब आपने रिसेंटली पहले तो बीटेक प्रोग्राम भी लॉन्च किया, फिर आपने अभी एमबीए प्रोग्राम भी लॉन्च किया, लाइक इतना कुछ साथ में चल रहा है, राइट। एंड ऑनेस्टली मैं आई थिंक पिछले वीक की बात है, आई केम टू द ऑफिस एंड यू वर रनिंग अराउंड एंड इट वाज लाइक आई कुड ऑलमोस्ट सी द स्ट्रेस ऑन योर फेस। एंड मंडे को आया था यार, तो मंडे मंडे को तो लगी रहती है। हाँ, मैं मंडे को आया था, क्या मुझे याद मंडे या नहीं। ट्यूसडे वो 2 दिन तो मतलब एकदम Alright. इट्स पीक। It's peak. Okay. Okay. So the question is like does the madness ever stop? Like, and after so many years, I don't know exact value that has been created, but I would assume that it's close to $1 billion of kind of worth of the company. Is it worth? Does it feel worth it? या फिर are there pros and cons? Like, can we talk about that? तो देखो वो I'll answer your first question कि does the madness ever stop? Correct. तो देखो यार, वर्क प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, तो देन यू आर वर्किंग फॉर मेनी आवर्स, एंड इसलिए घर पे भी बार बार क्वेश्चन आता है कब तक इतनी मेहनत करोगे। एंड मेरा हमेशा जवाब होता है बस 3 महीने और, उसके बाद फिर हम लोग हायर कर लेंगे, हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि ये जवाब मैं पिछले 10 साल से देता आ रहा हूँ एंड आज तक रुका नहीं है। तो होता यही है कि व्हेन यू डूइंग थिंग्स देयर इज सो मच टू डू, इतना कुछ करने को होता है कि आप फिर कुछ ना कुछ करते रहते हो, एंड इसलिए आप हमेशा बिजी रहते हो। लेकिन बुरी चीज़ नहीं है, एज लॉन्ग एज जो आप कर रहे हो उसका एक पर्पज़ है, आपको लगता है आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, लोगों की ज़िंदगी चेंज हो रही है, तो वो एक अंदर से मोटिवेशन भी आता है कि करना चाहिए, खुशी मिलती है करते हुए। तो दैट्स बेसिकली द नेट ऑफ इट। अब देखो, कंपनी बनाने में किसी भी फाउंडर से पूछोगे तो वो बताएंगे कि हर 10 दिन में एक फेज़ आता है जिसमें लगता है अरे सब बेकार हो गया है, क्या कर रहा हूँ मैं लाइफ में, कंपनी बंद हो जाएगी। यू हैव अप्स एंड डाउन्स इन द लाइफ ऑफ अ कंपनी, तो वो तो हमेशा होता रहता है। बट अगर एक फंडामेंटल सेट है कि देखो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, इट्स द राइट थिंग टू डू फॉर पीपल, फॉर कंट्री, फॉर माई सेल्फ एज वेल, बिकॉज खुशी मिलती है, तो फिर लगे रहते हैं। मैं और अभिमन्यु एक्चुअली काफ़ी डिस्कस करते हैं, तो हमारे बीच में एक डिस्कशन ये होता है कि यार देखो, है तो ये एक मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। क्योंकि अगर एक लेजेंडरी कंपनी बनानी है तो वो 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में नहीं बनती है। यूजुअली 20-30 साल लग जाते हैं एक अच्छी कंपनी बनाने में विच हैज़ क्रिएटेड लाइक मैसिव इम्पैक्ट। तो एक तो वो साइन अप करके चलना है कि भाई वी आर इन इट फॉर डेकेड्स, 2-3 साल का काम नहीं है। अगर वो डेकेड्स के लिए हैं इसमें तो ठीक है, बीच बीच में हम ब्रेक ले लेंगे, छुट्टी पे चले जाएंगे, राइट। बट देन डू इट इन अ वे विच इज़ सस्टेनेबल। एंड उसी फ्रेमवर्क से हम बोलते हैं कि चलो लोग हायर करेंगे, थोड़ा वर्कलोड कम होगा, वो होता नहीं है, बिकॉज फिर 10 चीज़ें और आ जाती हैं, which I would rather say कि is a fault on our part. Okay. कि टाइम मैनेजमेंट नहीं अच्छा है हमारा, मे बी वर्क मैनेजमेंट डेलीगेशन नहीं अच्छा है हमारा, वो चीज़ें हम सीख रहे हैं अभी भी। I don't know if that's the right thing to say or not कि engineers in general जो hands on होते हैं लोग, जो who are like great individual contributors, I think generally it is maybe difficult for them to take a step back, to delegate. They're like कि नहीं मैं ये अच्छा कर पाऊँगा। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली वो ये मैंने इंजीनियर्स में तो व्हेन आई वाज इन फेसबुक, तो मेरा जो फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था विद माय मैनेजर व्हेन आई वाज बीइंग मेड अ मैनेजर वाज कि गुड मैनेजर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन टेक वो
धीरे धीरे अपना कोड लिखना कम कर देते हैं, लाइक आफ्टर अ व्हाइल इट शुड बिकम जीरो बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम डेलीगेटिंग एंड मेकिंग श्योर पीपल अंडर यू आर सक्सेसफुल. ओके. बट उसके बाद भी मैं उस वाले साइकिल में आई रिमेंबर लाइक 80% ऑफ माई टाइम वॉज कोडिंग. ओके. तो वो बिल्कुल सही बात है कि वो व्हेन यू आर एन इंजीनियर एंड इफ यू फील यू आर अ गुड इंजीनियर यू कैन राइट बेटर कोड देन एवरीबडी एल्स. तो बहुत मुश्किल होती है कि मैं क्यों ना लिखूं. मैं उसको समझाऊंगा उससे ज़्यादा जल्दी मैं खुद कर लूंगा. लेकिन आई थिंक एज यू ग्रो एज अ लीडर यू रियलाइज दैट समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट ना यार, कि मैं समझा रहा हूँ उसको नहीं आ रहा है सही से, मैं ही कर देता हूँ. नहीं बट लाइक वही वो दैट इज वेयर योर ग्रोथ कम्स इन एज अ लीडर एंड आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि आई गेट टू वर्क विद वेरी वेरी स्मार्ट पीपल. अभी आप कोड लिखते हो? नहीं बिल्कुल बिल्कुल अब नहीं. तो खत्म. बट लेट्स से जैसे फेसबुक की बात कर रहे हैं, लेट्स गो बैक. तो फेसबुक में डू यू थिंक जकरबर्ग स्टिल राइट्स कोड समटाइम्स? तो नहीं लिखता था वो. ओके. बहुत ही कम लिखता था. आई रिमेंबर कि बीच में एक हैकाथॉन हुआ था तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मजाक में उसको चैलेंज किया था. ओके. कि इस हैकाथॉन में कोई भी एक कोड गेट इट अप्रूव्ड एंड पुश टू द रिपोजिटरी. ओके. ओके. तो फिर लिखा था? हाँ उसने लिखा एंड लाइक वो अप्रूव नहीं हो रहा था तो फिर उसने जबरदस्ती पुश कर दिया एंड उस पर कॉमेंट डाल दिया बिकॉज आई सेड सो एज अ जोक ऑब्वियसली. राइट, ऑफ कोर्स. ठीक है. तो एक्चुअली मैं नेक्स्ट मैं यहाँ पे भी आने वाला था कि चलो यू नो आपने बात करी कि बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाने में डेकेड्स लगते हैं, राइट, एंड इट हैज़ टू कम फ्रॉम समवेयर बिकॉज इन अ वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 99% लोग तो अच्छी जॉब में खुशी रहते हैं. आपकी भी बहुत अच्छी जॉब थी, आई थिंक आपने पहले पॉडकास्ट में बताया भी है, बहुत यू नो अच्छी इक्विटी भी थी एज अ पार्ट ऑफ दैट, राइट, इट वाज लाइक सेट, राइट. तो व्हाट डू यू थिंक was it something in the Facebook's environment or being in Silicon Valley, like what do you think contributed to this thought process कि यार I have to grow beyond it and कुछ बड़ा करना है लाइफ में? हाँ एक्चुअली दो तीन चीज़ें होती हैं राइट. एक होता है आपका साइज ऑफ एम्बिशन. तो वो एक मैनेजमेंट में ना एक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स समझाते हैं. ओके. कि पहले आप रोटी कपड़ा मकान सॉल्व कर रहे होते हो, वो हो गया तो फिर आप द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड वो सॉल्व करते हो, वो हो जाता है तो फिर आप स्टेटस सॉल्व करते हो कि लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं मेरी, एंड उसके बाद फिर एक्चुअलाइजेशन हो जाता है. फिर देन यू स्टार्ट टू सॉल्व फॉर कि आपका लॉन्ग टर्म क्या है, बड़ा इम्पैक्ट कैसे करना है. ओके. मतलब थोड़ा सा वो हो गया था कि अब पैसा वैसा ठीक ठाक कमा लिया है, लाइफ इज गोइंग वेल, नाउ व्हाट नेक्स्ट, एंड देन फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड गर्लफ्रेंड बन गई थी क्या? नहीं वो नहीं हुआ था. पर घर वालों से प्यार मिलता था. तो सोसाइटी से रिस्पेक्ट भी मिलती होगी कि चलो फेसबुक में है लड़का. ऑलराइट. तो साइज ऑफ एम्बिशन था एक. दूसरा थोड़ा पर्सनल रीज़न भी था कि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ इंजीनियर्स. मेरे दोनों छोटे भाई भी इंजीनियर्स हैं एंड दो तीन इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे समझ में आया कि वो जिन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो तो बहुत ही बेकार है. उनको कोड रटवा के बोला जाता था कि देखो ये कोड आएगा, ये एज इट इज़ लिख देना और पास हो जाओगे. पैलिंड्रोम का एग्जांपल मुझे बता रहा था वो कि पैलिंड्रोम को बताया मास्टर जी ने आएगा और ये है कोड, बस ये मैं जाकर लिख दूंगा, ये ठीक दिख रहा है. तो वो ऐसी चीज़ें जो तो बेसिकली पैलिंड्रोम का कोड भी वो याद करके जा रहे थे. एंड इट्स अ वेल नोन कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर. आई कांट नेम द कॉलेज. बता दो, हम बीप कर देंगे. नहीं तो यार झगड़ा करो आओ. तो उस वजह से फिर ये भी था कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी ही चाहिए फॉर अ कंट्री ऑफ द साइज ऑफ इंडिया. एंड वो पहले तो स्टार्ट ये किया था कि छोटा मोटा है, कुछ कर लेंगे, कुछ लोगों को हेल्प हो जाएगी, बहुत अच्छा होगा. फिर यहाँ पे आके पता चला कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है. तो फिर उसको अच्छे से सॉल्व करना स्टार्ट किया. So basically what I was trying to understand Anshuman from this whole conversation is कि मेरे को लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो ये थॉट आता है एम्बिशन का ये कहीं से रैंडमली आ गया. कुछ तो जो भी हमारे बचपन से एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो भी हमारा इन्वायरमेंट रहा है, आई बिलीव कि कहीं ना कहीं तो यू नो एज अ आउटपुट ऑफ ऑल दैट इट कम्स. तो इन रेट्रोस्पेक्ट क्या लाइक याद करके या कुछ आपने कभी सोचा है कि दैट वाज द क्वेश्चन कि आई थॉट मे बी आप सिलिकॉन वैली में थे, फेसबुक में थे, दैट मे बी द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, बट यू नो ऑफ कोर्स मच बेटर देन दैट. नहीं आई थिंक वहाँ पे तो आई विल गिव क्रेडिट टू माय कॉलेज. ट्रिपल आईटी हैदराबाद में वो एनवायरनमेंट था कि क्वेश्चन मतलब देखो एक ये होता है ना कि जब आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाते हो, जैसे एक आईआईटी में जाते हो, ट्रिपल आईटी में जाते हो, पढ़ाते जैसा भी हो, बट क्योंकि आपने
वो एग्जाम्स क्लियर किए हैं एंड आप इतने मेरिटोरियस थे, तो फिर अंदर से एक फीलिंग आती है कर तो लेंगे कुछ ज़िंदगी में। तो वो फीलिंग सब में रहती है। उस कॉलेज के अंदर आप एक तरीके से एक ग्रुप में हो जहाँ पे हर किसी को लगता है मैं तो फोड़ूंगा। तो एक फियरलेसनेस अंदर डेवलप हो जाती है कि कर लेंगे यार, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कर लेंगे। उसकी वजह से लोग देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि व्हाट नेक्स्ट। एंड वो एक इकोसिस्टम बन गया था कि बैच में ही लोग सोचते रहते थे कि हम ये भी बना देंगे, हम वो भी बना देंगे। तो उससे स्टार्ट हुआ। प्लस देन फिर वो जो अब अगर आप उस माइंडसेट से किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो कि अब मेरे को तो पता है कि मैं एक तरीके से कंपनी स्टार्ट करूंगा, डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा, एंड देन उस माइंडसेट से जब आप एक कंपनी ज्वाइन करते हो, देन यू आर फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स कि हाउ डू आई लर्न फ्रॉम पीपल हु हैव वर इनिशियल पार्ट ऑफ फेसबुक, जो कहीं बहुत सारे फेसबुक में ऐसे लोग आए थे जिनकी कंपनीज एक्वायर हुई थी इस वजह से वो आए थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे साइड वाली टीम में एक बंदा था जिस हु वाज द फाउंडर ऑफ वो कैप्चा आता है ना, आरी कैप्चा, मतलब जिसमें प्रूव करना होता है कि हम हाँ, रोबोट नहीं है। हाँ, तो आरी कैप्चा वाज अ प्रोडक्ट व्हिच वाज बॉट बाय गूगल। ओके तो जो उसका फाउंडर था वो वहाँ पे काम करता था। ओके ओके तो वो हो गया। या फिर लार्स था, लार्स वाज द क्रिएटर ऑफ गूगल मैप्स। ओके तो उसने मैप्स बनाया था, मैप्स को गूगल ने खरीद लिया था। ओके एंड देन मतलब ही स्टेड विद गूगल फॉर अ फ्यू इयर्स एंड देन ही मूव टू फेसबुक। ऑलराइट। तो वो उस टाइप के लोग फिर आप स्काउट करना स्टार्ट कर देते हो, आप उनसे बात करते हो, उनसे समझते हो कि भाई कैसे करना चाहिए, और जैसे जैसे आप ये बात करते हो और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड देन दैट लीड्स टू। आई थिंक ये भी एक like this depends on your own skill set or your own kind of capability of thinking from first principle and all। क्योंकि अगर कोई बंदा genuinely let's say, ऐसा तो नहीं होगा कि हर कोई entrepreneurship करके इतनी बड़ी कंपनी बना सकता है, there probably are certain skill sets। अगर कोई बंदा रेडी नहीं है उसके लिए और फिर आप ऐसे लोगों से बात करो, फिर कॉन्फिडेंस कम भी हो सकता है, बट मे बी यू वर रेडी एंड मे बी यू हैव हैड दैट इन यू, इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ भी, क्योंकि ये तो मेरे जैसे ही है। डू यू थिंक दैट वाज द केस? वेरी हार्ड टू से, क्योंकि यूजली उन कॉन्वर्सेशन में मैं बैठ के बस सुनता हाँ। वो बोलते थे। तो उनको पता नहीं था कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ या फिर इंटेलिजेंट हूँ। तो क्या like are there any conversations that stuck in your mind from the Facebook days or talking to these people? मतलब इट्स जस्ट एक्सेस टू पीपल, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग एबल टू से कि क्या हम फेसबुक में कुछ लोगों की जॉब लगा सकते हैं was as good as saying कि यार मेरा जो माय फर्स्ट मैनेजर नाउ द सीटीओ ऑफ फेसबुक। Okay. तो इज सेइंग यार उसको मैं मैसेज भेज देता हूँ, पूछ लेता हूँ, इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। Right. तो वो एक्सेस जब आपका इतना ऐसा हो जाता है कि यू आर सो क्लोज टू पीपल हु आर बिग शॉट्स इन द इंडस्ट्री, Right. तो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। इनफैक्ट लाइक the person who's the CTO was not my first manager, he was my manager of manager. My first manager's manager. Like, my first manager was this person who created Cassandra. Okay. प्रशांत मलिक करके, वो इंडिया वापस आ गए थे। Okay. तो आप इन ऐसे लोगों की विसिडिटी में हो तो फिर आपके लिए थोड़ा वो कॉन्फिडेंस बूस्टर टाइप का हो जाता है। और ऐसा क्यों था आपके हिसाब से, जैसा कि आपने बोला कि बहुत सारे लोग फेसबुक में उस टाइम पे ऐसे थे जिन्होंने इसलिए ज्वाइन किया था कि उनकी कंपनी एक्वायर होगी, तो व्हाई वुड दे गो in a job after that is something that sounds counterintuitive to me? उसका रीज़न ये है कि, तो मैं थोड़ा सा मे बी लेट मी टेल बाय नंबर्स। फेसबुक जिस पॉइंट में मैंने ज्वाइन किया था, जिस दिन मुझे ऑफर आया था, उस दिन फेसबुक की वैल्यूएशन 8 से 12 बिलियन के बीच में थी। ऑलराइट। फेसबुक ने आईपीओ किया था कुछ 100-150 बिलियन के वैल्यूएशन पे। ऑलराइट। एंड 2014 तक फेसबुक वाज ऑलरेडी अ $300 बिलियन कंपनी। ऑलराइट। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये वो कंपनी है जो 4 साल में इवन आफ्टर बीइंग सच अ लार्ज कंपनी ग्रू बाय 30x, करेक्ट, जो नहीं होता है। इट्स अ वेरी रेयर थिंग टू हैपन। एंड हर किसी को वो दिख रहा था कि इन अ वे देयर इज दिस कंपनी दैट्स बिकमिंग वेरी वेरी पॉपुलर एवरी सिंगल डे। तो द बेस्ट ब्रेन्स इन सिलिकॉन वैली वांटेड टू कम वर्क एट फेसबुक। ओके। एंड दैट इज़ वाई कि मतलब आई एम वेरी गुड एट व्हाट आई डू। मैंने कुछ बनाया, फेसबुक ने ही एक्वायर कर लिया या फिर मैंने कहीं बेच दिया है, तो अब व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग टू डू, लेट्स जस्ट गो एंड वर्क एट फेसबुक। राइट। वो हो रहा था उस टाइम पे। गॉट इट। तो फिर जब आपने चलो छोड़ा, यू डिसाइडेड कि विल डू समथिंग इन द एजुकेशन स्पेस, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज फ्रॉम द माइंडसेट पर्सपेक्टिव आल्सो एंड लाइक हैंड्स ऑन पर्सपेक्टिव आल्सो कि डे टू डे लाइफ कैसी चल रही है। जब अभी लॉन्च
करा नहीं है, डिसाइड कर रहे हैं, like is it like you and Abhimanyu in a flat together or are there more people, have you raised any funding or not? मैं उसके बारे में पूछ रहा फंडिंग तो हमने पहले 5 साल नहीं रेस करी। अच्छा, तो ये सब अपने सेविंग्स पे ही चल रहा था, जो फेसबुक का 30x आया था उसी की वजह से चल रहा था। उसी से फंडेड था वो। एंड मतलब बर्न कुछ था नहीं, 2 ही लोग थे, तो मैं और अभिमन्यु थे इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है। तो देयर इज नो सैलरी टू पे, नथिंग, बस खाने का खर्चा होना चाहिए था। एंड लाइक छोटे से फ्लैट में रहते थे। बैंगलोर में थे? नहीं, दिस वाज इन पुणे। ओके ओके। तो फ्लैट का भी रेंट इफ आई रिमेंबर 20-25 हज़ार टाइप का था। ऑलराइट। एंड एक्सपेंसेस ज़्यादा थे नहीं, तो वाज इजी टू सर्वाइव इन दैट सेटअप। लैपटॉप वगैरह था हमारे पास, एंड फोकस यही था कि हाउ डू वी क्रिएट प्रोडक्ट जिसमें इनिशियल ट्रैक्शन दिख जाए कि भाई ये चलेगा, हमारा कुछ कन्विक्शन है, बट लेट्स बिल्ड इट एंड देन लेट्स टेस्ट इट आउट। वी टुक अ सिमिलर स्ट्रेटजी टू व्हाट फेसबुक डिड। वी एक्चुअली स्टार्टेड रिलीजिंग एक्सक्लूसिवली टू अ फ्यू कॉलेजेस फर्स्ट। ओके ओके। तो फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट बीटा रिलीज किया जो कि सिर्फ ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए था। यू कुड ओनली you being from your फ्रॉम दैट कॉलेज, तो उसका एक्सेस मिल गया। फिर हमने बिट्स पिलानी के लिए रिलीज किया था। ओके। तो उसका मिल गया। उससे हुआ ये कि उस कॉलेज के अंदर डेप्थ बन गई कि एवरीबडी इज यूजिंग द प्रोडक्ट। तो फर्स्ट 5000 यूजर्स वैसे आए कि वी जस्ट गिव एक्सक्लूसिव एक्सेस टू कॉलेजेस, मेड श्योर वी वेंट डीप। तो फिर कैसे देते थे? चले जाते उस कॉलेज में जाते थे, इवेंट्स करते थे? व्हाट डिड यू? मतलब उतना पैसा तो था नहीं कि जाके इवेंट्स करेंगे। ट्रैवल कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। ओके। तो यूजुअली वहाँ के कुछ अलुमनाइज जो कि जिनको कि हम फेसबुक डे से जानते थे, उनसे बुलवा के फिर देन वी वुड गेट अ फ्यू ट्रस्टेड पीपल, उनके थ्रू हमने करवाया। ओके ओके। एंड उनको फिर कुछ इंसेंटिव दे दिया कि भाई देखो कैंपस एम्बेसडर हाँ, टू गिव इट अ वर्ड, राइट? प्लस लाइक अ ट्रस्टेड सीनियर जो कि वाउच कर रहा है, हाँ, right, कि right, अच्छे लोग हैं, इनका प्रोडक्ट है, चेकआउट कर लो। प्रोडक्ट अच्छा था तो अडॉप्शन मिल गया। एंड पोस्ट दैट एक बार वो हो गया तो फिर देन वी स्टार्टेड टू फिगर आउट कि अब इसको एक्सपैंड कैसे करना है, एंड देन वी ओपन इट फॉर एवरीबडी। एंड सेम कॉलेज बाय कॉलेज। तो हमारा जो पहला 50,000 वाला बेस था दैट वाज प्राइमरली कॉलेज स्टूडेंट्स। अच्छा, तो वो भी लाइक ये कॉलेज बाय कॉलेज करते करते ही 50,000 तक 50,000 थे, पहुंचे। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते। हाँ। एंड आई थिंक प्राइमरली इंडिया में ही होगा, इंडिया के बाहर तो शायद नहीं होगा। प्राइमरली इंडिया था। फिर उसके बाद जब आप ये बना लेते हो फिर आप जगह जगह पोस्ट करना चालू करते हो। तो हमने कोरा पे पोस्ट किया, प्रोडक्ट हंट पे पोस्ट किया, रेडिट पे पोस्ट किया, हैकर न्यूज़ पे पोस्ट किया। तो उसकी वजह से देन जब भी वो थोड़ा बहुत 1-2 पोस्ट को ट्रैक्शन मिलता था तो फिर इधर उधर से लोग आते थे। तो हमारा 75% इंडिया था, 25%। फिर भी 25% इज आल्सो लाइक नॉट अ स्मॉल नंबर, राइट? बहुत सारे लाइक यूट्यूब चैनल जैसे होते होंगे जो टेक पढ़ाते हैं इंग्लिश में, उनका ही इससे कम होता होगा बाहर का जो अट्रैक्शन होगा। बट जब आपने स्टार्ट किया था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि यार बड़ी कंपनी बनाने में 20-30 साल लग जाते हैं, इफ यू आर कमिंग इन इट तो डेकेड्स के हिसाब से सोच के आओ, तब ये कॉन्वर्सेशन हुआ था को फाउंडर के साथ कि हम 10 साल देने वाले हैं इसको, इस मेंटालिटी से आ रहे हैं, या फिर वाज इट लाइक एन एक्सपेरिमेंटल थिंग कि 2-3 साल ट्राई करते हैं या 1-2 साल ट्राई करते हैं, नहीं चलेगा तो जॉब कर लेंगे? नहीं देखो, वो तो तभी क्लियर था कि अगर 1-2 साल का ही टाइम लेके आएंगे या 2-3 साल का टाइम लेके आएंगे तो कुछ बनेगा नहीं। तो द रीज़न कॉलेज के बाद मैंने और अभिमन्यु दोनों ने जॉब करी वो ये था कि पहले फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं, ताकि उसकी वजह से ये ना हो कि कंपनी 3 साल में या 4 साल में छोड़नी पड़ रही है बिकॉज फिर वापस जॉब में जाना है। तो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाते हैं टू एन एक्सटेंड कि अगले 10 साल कुछ नहीं भी हुआ, कंपनी बंद करनी पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे हैं इनफ टू सर्वाइव एंड स्किल्स इतनी है कि कोई ना कोई जॉब में ले लेगा। तो वो माइंडसेट था कि 10 साल तो है, ये करना ही है 10 साल। ओके। 10 साल के बाद कॉल लेंगे क्या है कि फिर उसके आगे क्या करना है। ऑलराइट। तभी आई थिंक आपने जॉब शायद 4-5 साल करी थी, राइट? 4 साल, हाँ। इट वाज नॉट कि 1-2 साल करके जॉब आ गए, तो 4-5 साल आपको चाहिए थी उतना अमाउंट इकट्ठा करने के लिए। सेम फॉर अभिमन्यु एज वेल, कि फॉर हिम एज वेल ही उसने 4 साल इसीलिए स्पेंड किया कि इनफ पैसा कमा लो, इनफ सेविंग्स कर लो। एंड अभिमन्यु को मैंने देखा है वो बिल्कुल स्पेंड नहीं करता है, तो ही इज़ वेरी वेरी फ्रूगल विद हिज स्पेंड्स। मुझे एक दिन बैठा के 2014 में जब हम पहली बार बैठे थे तो वो बैठा के मुझे मंथली एक्सपेंसेस काउंट करा रहा था। उसका मंथली एक्सपेंस उस टाइम पे 16,000 रुपये था। 16,000 में वो पूरा अपना खर्चा नहीं, ये रेंट ही 12,000 था। हाँ, नहीं तो वो तो जब हम साथ में, अच्छा उससे पहले का बता रहे हो? उससे पहले वो बहुत छोटे से फ्लैट में रहता था, उसका रेंट कुछ 8-10 हज़ार था। बाकी 5-6 हज़ार में उसका सारा खर्चा निकल जाता था। उसने घर भी जो लिया था वो ऑफिस के पास में ही था, वॉकिंग चला जाता था। राइट। ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूगल लग रहा है सुनने में। ऑल्दो चलो 10 साल पहले की बात है तो मेरे को इन्फ्लेशन का आइडिया नहीं है कि कितना चेंज आया होगा, बट या स्टिल गॉट इट। बट या
थोड़ा सा तो यार मेरे को ऑफ कोर्स आई एम थिंकिंग कि और भी बहुत सारी चीजें होती है ना, कि अगर आप 10 साल इसमें जा रहे हो विद सो मच अनसर्टेनिटी, इट टेक्स अ लॉट टू टेक दैट करेजियस कॉल कि 10 साल में तो शायद क्या मतलब पक्का ही घर वाले शादी के लिए पीछे पड़ जाएंगे, एंड देन हुआ कि लड़का जॉब क्या करता है, एंड अच्छा ये जॉब छोड़ के ये कर रहा है, पता नहीं है पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, वो तो बिकॉज आई थिंक अर्ली एडॉप्शन आ गया एंड यू डिड गुड फॉर योरसेल्फ, प्रोबेबली वो अच्छा रह गया, बट अगर वैसा नहीं होता तो कैसे सर्वाइव करते 10 साल? ये सब करने के बाद भी शादी वादी के टाइम पे तो क्वेश्चंस आते ही हैं वो बिकॉज लोग इंडियन पेरेंट्स के तो अभी भी ये है कि आप अगर स्टार्टअप कर रहे हो एंड वो पेरेंट्स तो यूज़ करते नहीं हैं, तो आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, तो इट्स हार्डर फॉर फाउंडर्स टू गेट मैरिड देन एन एम्प्लॉय इवन इफ इट इज लाइक अ वेल फंडेड कंपनी, डजंट मैटर, उनको नहीं समझ में आता है सब। ठीक। तो एनीवे ये देखो भाई वो जो मैं बोला ना कि साइज ऑफ एम्बिशन, तो यू वांटेड मतलब वी वांटेड टू डू इट बिकॉज हमारा साइज ऑफ एम्बिशन थोड़ा बड़ा था, तो फिर रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो रिस्क लेना पड़ेगा। एंड दूसरा फिर हम वो रिस्क को भी हमने असेस किया कि रिस्क है क्या। जैसे आज मैं एक्स कमाता हूँ और मैं इस पाथ पे कंटिन्यू करूँगा तो हो सकता है मैं अगले 10 साल कुछ पैसा कमाऊँगा, लेकिन अगर मान लो मैं ये कंपनी चला रहा हूँ, एक सेकंड, अगर आप एक्स कमाते हो पर एनम, आई थिंक 10 साल में आप एटलीस्ट 15x तो सेव कर लो, 15x सेव मतलब खर्चे निकाल के बोल रहा हूँ मैं, इतना तो आ जाएगा। करेक्ट, तो ये मेरा रिस्क है कि 10 साल में मैंने 15x लूज कर दिया, राइट। और फिर उसके बाद मेरी जो ज़िंदगी पड़ी हुई है उसमें मैं वापस जो आगे करूँगा वो लेट्स से इनवेरिएबल है कि अगर भाई ये नहीं चला तो मैं वापस यहाँ चला जाऊँगा। उसमें हमने ये देखा कि देखो ये 10 साल में जो मैं सीखूंगा वर्सेस जो मैं कंपनी चलाते टाइम सीख रहा हूँ, जो मैं कंपनी चलाते टाइम सीखूंगा वो बुरा तो है नहीं, वो भी उस टाइम पे भी मैं लर्निंग कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं उस टाइम पे ज़्यादा पुश कर रहा हूँ तो आई माइट बी लर्निंग मोर। तो हमारा मैथ ये था कि देखो अगर हम 10 साल बाद जॉब में भी जाएंगे तो हमारी मार्केट वैल्यू इन दिस स्टेट एंड दिस स्टेट शुड नॉट बी वेरी डिफरेंट। मे बी उस केस में शायद थोड़ी ज़्यादा ही बट कम हो सकती है, कह नहीं सकते। हाँ कह नहीं सकते, मतलब ठीक है, मतलब इक्वल मान लेते हैं, राइट। तो इन अ वे व्हाट यू आर लूजिंग इज कि वो जो 10 साल आप कमाते हैं वो पैसा आपने लूज किया, ठीक है। जीने वाले हो आप 30-40 साल काम आपके लिए वो मिलियंस होता है फॉर श्योर। हाँ ठीक है, मतलब बट मैं ऐसे देखूँ तो भाई अगर मैं 40 साल काम करूँगा, मैंने उसमें 10 साल अगर ये यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं तो ठीक है, मतलब मेरे आउटकम में 20-25% का डिफरेंस पड़ा, बट जो अपसाइड है वो तो ऐसा है कि भाई अगर वो चल गया तो फिर मेरे आउटकम में वो 10x का डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो फिर अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो तो भाई प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो आपको वही करना चाहिए। बात तो ठीक है आपकी। तो मैथमेटिकली इट मेड सेंस। वो उस पर डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है उसमें। वो कितनी लगाई थी आपने? 10% लगाई थी? नहीं, तो वो वहाँ पे अब थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि देखो अगर 10 साल करेंगे और लग के करेंगे तो कैपेबिलिटी है, कुछ ना कुछ तो कर ले जाएंगे। हमारा आउटकम ये था कि कैन वी क्रिएट अ $100 million कंपनी बाय वर्किंग फॉर 10 years। ऑलराइट, मैंने सर क्या उसकी डिसेंट प्रोबेबिलिटी है, फाइट मारेंगे, हो सकता है बहुत बहुत पेनफुल हो, इट विल टेक अस मल्टीपल इटरेशंस, बट कैन वी क्रिएट अ $100 million कंपनी इन 10 years? Yes, probably yes. And that happened in how many years? देखो पहले 5 साल तो कुछ नहीं हुआ। तो ये भी तो वही है कि 5 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, आधा टाइम तो निकल गया, बट ऑफ कोर्स वो आई थिंक कर्व थोड़ा वैसा होता है कि एकदम से वो ऊपर जाता है और बहुत टाइम तक वो स्ट्रेट रहता है। हाँ, तो वो 5 साल तक तो मतलब है कि कुछ चल रहा है, एंड देन दिस 0 to 100 million हैपेंड इन लाइक 9 months। तो 5 साल में जो कुछ नहीं हुआ, 0 हुआ, तो वो 9 महीने में ही इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज 5 साल का था वो उसकी वजह से हुआ वो 9 महीने में ना, क्योंकि जब हमने स्केल अप स्टार्ट किया, वन ऑफ द रीजंस वाई, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं मालूम, हमारा फर्स्ट जो मॉडल था स्केल अप में वो ये था कि इनकम शेयर एग्रीमेंट बोलते थे। राइट, आई नो ऑफ दैट, या कि आपको कुछ नहीं पे करना है। आई थिंक उस टाइम पे इंटरव्यू बिट एकेडमी वाज द नेम ऑफ इंटरव्यू बिट एकेडमी, करेक्ट। तो वो इंटरव्यू बिट एकेडमी में जो इनटेक आता था उस देखो, मतलब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम भाई पैसा तभी पे करो जब तुम्हारा आउटकम आ जाएगा, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो जिन लोगों को मैं ले रहा हूँ सेलेक्ट करके वो बहुत अच्छे हैं, उसके लिए मुझे चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन फनल बहुत बड़ी है, एंड वो सिर्फ इंटरव्यू बिट की वजह से हो पाया क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी 3 million यूजर्स थे। तो हमारे पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं थी उस टाइम पे भी, तो हमारा मार्केटिंग था कि हम सबको ईमेल भेजते थे कि आ जाओ टेस्ट हो रहा है, प्लीज़ आके रजिस्टर कर लो, एंड दैट वाज आवर मार्केटिंग। फिर इंटरव्यू भी लेते थे? फिर हम इंटरव्यू भी लेते थे, करेक्ट। इंटरव्यू भी एक्चुअली हमने फर्स्ट फेज में नहीं लिया, चीटिंग करना आसान है ना उस पे टेस्ट। हाँ करेक्ट, वो हमने फर्स्ट फेज में नहीं लिया था, हमें फर्स्ट फेज में समझ में आया कि इंटरव्यू लेना चाहिए, फिर हमने इंटरव्यू सेकंड फेज से लेना स्टार्ट किया। बट वही कि वो हो इसलिए पाया बिकॉज इंटरव्यू बिट का बेस था
वो नहीं होता तो फिर इट वाज इम्पॉसिबल। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको अच्छे लोग, अगर 100 लोग अच्छे चाहिए तो उसके लिए यू मे बी नीड एटलीस्ट 10,000 एप्लीकेशंस टू गेट टू दैट 100 गुड पीपल। आई डोंट नो व्हाट द एंड वो 100 लोगों को भी ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये लोग हाँ, ठीक लोग हैं, राइट, आई नो देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट ठीक है। आप दोनों को फाउंडर्स इंजीनियर्स थे, मैंने आपको ये बोलते हुए सुना था पहले। जनरली ना ये एक कॉमन नैरेटिव होता है कि MBA कुछ नहीं है, धंधा स्टार्ट करो, उसी से सीख जाओगे। बट मैंने आपको बोलते हुए सुना है कि स्टार्टिंग में बिकॉज दोनों इंजीनियर्स थे, काफ़ी गलतियां करी पहले 3-4 साल में। अगर शायद कुछ फॉर्मल बिजनेस एजुकेशन किया होता तो वो नहीं होते। तो आई वांट योर टेक ऑन दिस कि डू यू थिंक MBA वुड हैव हेल्प्ड, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या मिस्टेक्स थी वो। मैं सिर्फ बताऊँ तो जो what would have helped is the understanding of those business fundamentals and जैसे एक इंडिया में एक गैप क्या है ना कि हम सबको जब इंजीनियरिंग सिखाई जाती है तो हम लोग स्टेम में बहुत अच्छे होते हैं, साइंस में बहुत अच्छे हैं, मैथ की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए जब भी कोई प्रॉब्लम मिलती है तो सबसे पहले हम जंप कर जाते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हमें कभी भी बचपन से ये नहीं सिखाया गया होता कि प्रॉब्लम कौन सी सॉल्व करनी चाहिए और क्यों सॉल्व करनी चाहिए। आपकी मैंने वो बुक देखी, स्टार्ट विद व्हाई, इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर इंजीनियर्स। तो मेरे और अभिमन्यु में भी यही था कि आवर फर्स्ट टेंडेंसी ऑन एवरीथिंग वाज चलो ये भी बना देते हैं, ये भी बना देते हैं, ऐसे बना देंगे, ये बहुत कूल लगेगा, जो कि यूजुअली किसी भी इंजीनियर में होता है। आई थिंक वो जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है दैट टुक अस अ व्हाइल टू लर्न। और फिर मतलब आपके कुछ एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज होते हैं, मार्केटिंग कैसे की जाती है। फॉर एग्जांपल जो मैंने आपको बताया 5-6 साल तो हमने मार्केटिंग सेटअप ही नहीं किया था, बिकॉज पता ही नहीं था कि मार्केटिंग से भी इतना बूस्ट मिल जाता है। बहुत स्टूपिड लगता है अभी तो थिंकिंग बैक। बट व्हाट आई मेंट देयर इज़ कि ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सीखने में और करने में फिर हमें मान लो 6 साल लग गए, 8 साल लग गए, हो सकता है कि दैट पीरियड माइट हैव बीन 3 years or 4 years इफ़ दोज फंडामेंटल्स वर सॉलिड विद अस, ईदर विथ मी और अभिमन्यु, दोनों में से किसी एक का। अब उसके करने का तरीका MBA हो सकता है, उसके करने का तरीका ये भी हो सकता है कि भाई आप, जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जब एडवाइस करता हूँ तो ये बोलता हूँ कि इफ़ यू एवर वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, मे बी वन ऑफ द थिंग्स आपको जो करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि आप एक छोटी कंपनी ज्वाइन कर लो इन अ रोल विच इज़ वेरी क्लोज टू द फाउंडर। क्योंकि फिर वो जो कंपनी का ऊपर नीचे हो रहा है कि भाई उसका मार्केटिंग कहीं फंस रहा है, कहीं सेल्स फंस जा रहा है, कहीं कुछ और दिक्कत आ रही है, कुछ और दिक्कत आ रही है, क्या करना चाहिए वो जो आप सीख रहे हो उनके साथ बैठ के, दैट इज एज गुड एज MBA। उससे आपको पेपर पे वो ठप्पा नहीं मिलेगा कि आपने MBA कर लिया, बट वो जो आपको स्किल्स जो सीखनी है वो थोड़ी थोड़ी आप सीखने स्टार्ट कर दोगे। इज इट फेयर टू से कि जैसे मान लो आपने तो, या तो फिर उस फाउंडर ने MBA किया हो। हाँ एब्सोल्युटली, तो यू हैव टू बिलीव कि मैं जिसके साथ काम कर रहा हूँ वो तो दैट इज एग्जैक्टली हु आई वांट टू बिकम। हाँ राइट, अगर वो है तो फिर देन यू शुड गो एंड एब्सोल्युटली वर्क फॉर देम। चलो आपने ये टैप कर ही दिया पार्ट। आई हैड दिस क्वेश्चन लेटर इन द होल काइंड ऑफ प्लानिंग, बट डू यू हैव अ फ्यू कंपनीज इन योर माइंड टुडे, लेट्स से मेरे को ऐसे कंपनी स्टार्ट करनी है, आई एम इन दैट सिचुएशन कि व्हाट टू सॉल्व मेरे को नहीं पता है, ये किताब पढ़ के भी नहीं समझ में आया अभी। तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट अ पर्सन लाइक मी टुडे कैन डू? वन ऑफ द थिंग्स दैट यू सजेस्टेड इज कि कोई छोटी कंपनी ज्वाइन कर लो। आर देयर अदर सजेशंस दैट यू हैव? नंबर 1. Number 2, in this particular suggestions, do you have maybe off the top of your head 4-5 companies कि हाँ ये try कर सकते हो? मतलब तो मैं एक बार जस्ट सो दैट आई अंडरस्टैंड योर एक्सपेक्टेशन, राइट, कि क्यों करना चाहते हो। तो एक कंपनी ज्वाइन करनी है बिकॉज यू कम फ्रॉम टेक बैकग्राउंड एंड योर आउटकम डिजायर्ड इज कि आई गेट टू लर्न बिजनेस फंडामेंटल, बेसिकली एक तरीके से एक ऑल्टरनेट MBA हो गया मेरा। राइट, कंपनी स्टार्ट करनी है लेकिन अभी नहीं पता है कि क्या सॉल्व करें, बट आई वांट टू गेट क्लोजर टू दैट काइंड ऑफ एम्बिशन। दूसरा गोल ये भी हो सकता है कि भाई मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाए, बिकॉज उसके साथ द आंसर कुड बी डिफरेंट। ठीक है समझ रहा हूँ, तो उसके लिए डिफरेंट होगा। बट डोंट यू थिंक इट इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर कि हम अगर ऑल्टरनेट MBA करना चाह रहे हैं एक फाउंडर के पास जाके, हम तभी जाके करेंगे अगर वो फाउंडर बहुत दमदार होगा। अगर फाउंडर दमदार होगा तो फिर शायद, मैं बताता हूँ मैं आंसर में डिफरेंस क्या है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ कि यार आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट ऑन माय एबिलिटीज, लेट्स से आई एम वेरी गुड इन टेक और बिजनेस और समथिंग, बट आई वांट टू फिगर आउट कि व्हाट इज द पाथ टू बिकमिंग रिच इन सम वेज, राइट, बहुत सारा पैसा कमाना है, कैसे कर सकते हैं। एंड आई डोंट वांट टू टेक द कन्वेंशनल पाथ जो कि रिस्क फ्री है कि मैं गूगल चला गया, फेसबुक चला गया, वहाँ तो पैसा मिल जाता है, बट लाइक प्रॉब्ली द अपसाइड इज नॉट आउटसाइड रिटर्न चाहिए, राइट।
तो यूजुअली सिलिकॉन वैली में लोग क्या करते थे ना कि जो मैं अगल बगल लोगों से बात करता था तो लोगों का एक फॉर्मूला ये होता था कि भाई देखो मैं अपने करियर में 4-4 साल के 4 बेट ले सकता हूँ। ओके मैं 4 कंपनीज में काम कर सकता हूँ 4-4 साल के लिए, 4 साल में मेजॉरिटी स्टॉक्स वेस्ट हो जाते हैं। ओके एंड एज लॉन्ग एज आई नो कि ये 4 अच्छे बेट लिए हैं तो इन अ वे वन ऑफ माई आउटकम्स इज गोइंग टू बी रियली बिग, ओके जैसे मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा। ओके तो अब वो 4 बेट्स चूज़ कैसे करें? तो वन प्रिंसिपल फॉर चूजिंग दैट वाज कि जस्ट गो फॉर द पीपल यू कैन बेट ऑन। जो यूजली मतलब कंपनीज जो है आइडियाज़ पे नहीं बनती हैं, लोग जो बहुत अच्छे होते हैं वो पिवट करके इवॉल्व कर जाते हैं। ओके तो आप लोगों पे बेट करो, ये बहुत अच्छा इंसान कर क्या रहा है अभी। तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी कि भाई समबडी वेरी वेरी केपेबल इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी एंड यू नो कि दिस पर्सन इज एकदम मतलब मुझे पता है बहुत फोड़ू इंसान है। लेट्स से यू नो अ फ्यू इयर्स बैक आई वाज थिंकिंग अबाउट प्रसन्ना जो उन्होंने जीरो हाँ स्टिकर स्टार्ट करेक्ट, किया था। हाँ करेक्ट, प्रसन्ना फॉर एग्जाम्पल। राइट या फिर जब कुणाल शाह अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे थे, लेट्स से क्रेडिट कर रहे थे। क्रेडिट के बहुत पहले मतलब सो थिंग इज ही सोल्ड फ्री चार्ज। साल भर तक उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब वो सिक्योर कैपिटल को हेल्प कर रहे थे। ओके देन देयर वाज अ न्यूज़ इन द मार्केट वो कुछ स्टार्ट करने वाले हैं ओके ओके एंड देन ही स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल टीम, 5-10 लोगों की टीम लेके स्टार्ट किया। ऑलराइट हर किसी को पता था कि किसी तरीके से घुस जाओ, कुछ भी सैलरी दे रहा हूँ घुस जाओ। अच्छा कुछ भी चल रहा है। बिकॉज द थिंग इज कि वो उस टाइम पे तुम्हें जो भी स्टॉक्स देंगे with a person of his ability, those stocks are going to become 15-20x. ऑलराइट So then you get an outsized return, right? So if your goal is returns, तो then you're trying to identify कि rocket ship कौन सी बन सकती है। And rocket ship identify करने का एक अच्छा तरीका ये है कि either you have a really really capable founder or like somebody is already on a rocket ship, कि मतलब for example OpenAI type के companies हैं जो कि are already on rocket ship, then you go and join one of those, right? So that is one formula for outsized return. दूसरा ये कि आई एम नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम एन आउटसाइड रिटर्न कैपिटल वाइज। आउटसाइड रिटर्न कैपिटल वाइज वाले पे एक बार डबल क्लिक करते हैं। बिल्कुल, हाँ बताओ। उसमें पता है कि ये भी मेरे दिमाग में चीज आती है, people of the stature of let's say Kunal Shah or even Prasanna Shankar who doesn't know he was a CTO of Rippling, now he is running another company. अगर वो स्टार्टिंग में 5-10 लोग लेके स्टार्ट करेंगे बहुत ही डिफिकल्ट होगा टू गेट इन, राइट? बिकॉज दे विल probably want people who are like best at what they do, so that is also not an easy thing to do. Probably getting into Facebook at a $10 billion would have been easier in comparison to this. Do you agree with that or not? यार वो भाई it depends on like how you see your ability. For example प्रसन्ना की खुद की जर्नी ये है कि so he started with a startup and he failed there. Then उस टाइम पे एक Zenefits करके एक कंपनी थी, Paul Conrad was the one who was running that company and it was on the rocket ship. तो he started doing cold reach out to him. Okay. कि भाई मेरे को ज्वाइन करना है, Okay. तुम कुछ भी रैंडम टारगेट दे दो, कुछ भी करा लो, मैं ज्वाइन कर, मतलब आई कैन कम एंड प्रूव इट. Okay. And because Zenefits was on the journey and like the major blocker to them was कि them being able to hire engineers. Okay. तो उसको तो उसने हायर किया किस रैंडम सैलरी पे, बट लाइक उसके जो पे आउट्स थे ESOPs के, a lot of them were tied to कि कितने इंजीनियर्स इस क्वालिटी के वो हायर करा पाता है in his team. Okay. ये टीम सेटअप करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा within a year. Okay. Okay. And he was able to then like join and then deliver it. So because थोड़ा वो bullish था कि मैं करा लूँगा जो भी है, सब करा लूँगा. It was like the confidence that he had कि कुछ भी करा लो, मैं given like a larger period of time, like जैसे I'll get it done. I'll get it done. मतलब of course एक दिन में कुछ कराने को बोल देंगे वो तो you already have to have the skill ना. Correct. And it's not like Zenefits was the only company he reached out to. तो आप typically क्या करोगे कि अगर if you're on that path, you'll create a list of 5-10 companies. Maybe more, yeah. Maybe more. उन लोगों के लिए you'll create like you'll try to figure out कि भाई हाँ मतलब what is let's say one value that you can add which others can't. You'll prepare that personalized pitch and you say कि भाई I'm a fan of yours, I would want to work with you. Here is what I bring to the table. बात तो कर लो मेरे से एक बार. And most founders are usually open that way. मतलब हमें लगता है कि वो कुणाल शाह कभी किसी का रिप्लाई नहीं करता है, बट ढंग का मैसेज भेजो और बिल्कुल रिप्लाई करता है. तो आपने कैसे रीच आउट किया था for like he's an investor in like was it through a personal connect या फिर ऐसे ही था? नहीं वो तो we were lucky कि our first funding was from Sequoia Capital which is now Peak 15. Okay. He was involved there. Right. So we met him and then post meeting he also liked us. Okay.
he also has an ambition of starting a business school. तो all of that came राइट together. मुझे नहीं पता था कि वो पीक 15 आया, मैं तो पीक एक्स20 समझता था उसको, बट वो रोमन में लिखा होगा उन्होंने, हाँ, इसलिए दैट्स पीक 15. Peak 15 is so Mount Everest is also like a bunch of peaks. ओके So the highest one is supposed to be the Peak 15 ओके ओके ओके. तभी जो उनका इंडिया वाला लगे उसका नाम उन्होंने in Peak 15 का लिया. बट सो या लेट्स कम बैक, मेरे को समझ में आ गया अब थोड़ा थोड़ा इसको. दूसरा हम कर रहे थे, एक था कि अगर आपको कंपनी ज्वाइन करना है विद एम्बिशन टू हैव एन आउटसाइड रिटर्न कैपिटल वाइज या मनी वाइज, दूसरे वाला जो पार्ट था वो आप बता रहे थे. राइट. तो अब दूसरा वाला पार्ट ये है कि मुझे कंपनी ज्वाइन करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग एबल टू लर्न बिजनेस. अगेन देखो हिट एंड मिस है थोड़ा सा. जैसे आप MBA कर रहे हो अच्छे कॉलेज से तो हिट ही है कि देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मुझे सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी एंड इट्स गोइंग टू बी कवर्ड इन 12 months 18 months व्हाटएवर एंड देन आई विल ग्रेजुएट विद दैट. यहाँ पे हिट एंड मिस क्या है कि now the business you're going to join, the founder you're going to join, you don't know how they're going to perform, what kind of problems will they face, will they all be, let's say, finance related, GTM related, delivery operations related, you don't know कि वो mix कैसा होने वाला है. राइट कि मतलब हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ द होल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाए, whereas a large part you are not able to see during your time there. And nobody's going to hire you on a business role. हाँ Because तुम तो हो tech के. right. When I say तुम, I mean like whoever the audience is. नहीं मेरे लिए भी वैलिड है. तो in a way what happens is कि people जो थोड़े से और मतलब थोड़े से एक्टिव होते हैं वो ऐसी कंपनी ज्वाइन करते हैं इन अ टेक रोल, बट देन दे कीप टॉकिंग टू द फाउंडर, फिगर मैं और क्या कर सकता हूँ और कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, ये मुझे दिख रहा है एक एवेन्यू में भी, ये भी ट्राई कर लेते हैं. एंड दैट्स हाउ यू गेट क्लोजर टू द बिजनेस एंड देन यू स्टार्ट सीइंग एवरीथिंग पैन आउट एंड देन यू लर्न फ्रॉम दैट. राइट. वहाँ पे मैं यूजली वही सजेस्ट करता हूँ कि मे बी सिट एंड फिगर आउट कि व्हाट आर द एवेन्यूज विच आई फील आई एम वीक एट. If you're joining a company where the founders are very complementary to your skill set, so you don't need the founders to be, let's say, really good at tech. कि कोई गूगल का इंजीनियर है उसकी कंपनी में ज्वाइन करूंगा, as long as let's say the गूगल का इंजीनियर कैन आल्सो बी बैड एट टेक. हाँ, sure, yeah. Google engineer doesn't mean that they are great at tech, but what I'm saying is you don't necessarily need to then filter for companies that are run by tech founders. अगर आपको ऐसे founders दिखते हैं जिनका बहुत complementary skill set होगा, and you in a way are able to see that even if you join this early team, you'll get to work with the founders very closely on business related problem statement, and you're willing to step out of that comfort zone to say कि मैं कोड लिखता हूँ या फिर मैं टेक का काम कराता हूँ, बट मैं ये इस पे भी इतना परसेंटेज टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, then that will give you some exposure. Right, I think a manager with the right intent would probably give you more work to do if you show initiative and taking up more responsibility at the same pay. yeah. नहीं, and actually it makes you more effective at your work. मतलब आप अगर सिर्फ कोड लिखते हो without understanding उस कोड से होने क्या वाला है, वर्सेस अगर आप थोड़ा बिजनेस में इन्वॉल्व होकर ये समझते हो कि क्यों ये बनाना है, मतलब जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली हैट पहन लेते हैं. हाँ, करेक्ट. हाँ, देन यू बिकम मोर इफेक्टिव एज एन इंजीनियर एज वेल, बिकॉज वो कोड लिखते टाइम जब जो चीज़ें बना रहे हो उसमें जो छोटे छोटे नुआंसेस आप ऐड करोगे वो देन यू नो कि व्हाई एंड हेंस यू कैन ऐड द राइट नुआंसेस. राइट, ठीक है. लेट्स मे बी कम बैक टू द होल थिंग. यू नो एडटेक में सॉल्व करने का अभी भी कर रहे हैं कोशिश, राइट, चल रहा है, द होल जर्नी इज गोइंग ऑन. What kind of comes to my mind sometimes is like, what is more that can be done? For example, status quo क्या है? टीचर आता है, लाइव क्लासेस लेता है, बिल्कुल ऑनलाइन और ऑफलाइन, राइट, यूजिंग नॉर्मली यूजिंग एन आईपैड और सम अदर ड्राइंग टूल, वैकॉम एटसेट्रा, राइट. या फिर अगर लाइव नहीं है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते होंगे, किसी को बाद में रिकॉर्डिंग देखना है. तो डू यू थिंक दिस हैज अ potential to change into something entirely different? Maybe if you want, I have a few examples in my mind that I can share first, or if you want to go first. I can share with you my point of view. हाँ, sure. And obviously like ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, वो तो हमारा hypothesis है, हमारा सोचना है, right. तो अगर प्राचीन काल देखोगे, like if you look at like how कितना प्राचीन are we talking about? कितना भी प्राचीन देख लो actually. So the thing is कि जो पहले हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता था वो ऐसा होता था कि जब से राजा रानी के बेटे बेटियां हैं तो उनको देयर वुड बी अ राजगुरु, एक कोच होगा. द्रोणाचार्य थे जो कि अर्जुन एंड लाइक पांडवों के कोच थे. तो मतलब फिर वो जो राजगुरु थे वो एक तरीके से उन बच्चों को एकदम इंडिविजुअल अटेंशन देके वो समझते थे कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं,
वेयर विल यू फ्लरिश, आपको किस तरीके से सिखाने से आप सीखोगे, एंड फिर आपको आपके तरीके से सिखाया जाता था. इनफैक्ट इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल उसमें भी है, कुंग फू पांडा करके एक मूवी है, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ओके, तो उसमें कुंग फू पांडा इज एन इंटरेस्टिंग मूवी बिकॉज द कुंग फू वॉरियर इज द अनलाइकलीस्ट एनिमल, दैट्स अ पांडा. ओके, नोबडी सीज Right. पांडा एज अ वॉरियर. राइट. तो वहाँ पे भी मतलब वही था कि वो द पांडा रियली रियली वांटेड टू बिकम अ वॉरियर, बट कन्वेंशनल स्टाइल से जब उसको सिखाओगे तो वो नहीं सीख पा रहा था. बट देन the guru basically observed and then over a time evolved to figure out कि किस वे में वो सीखेगा, and then like obviously then the movie moves along. आज की डेट में ऐसे लोग ढूंढ पाना जो इतने हम्म. ऑब्जर्वेंट हों कि वो फिगर आउट कर पाए कि भाई पांडा को मैं कुंफू कैसे सिखाऊं, दैट इज नॉट अ पीस ऑफ केक. बिल्कुल सही बात है. एंड मतलब भाई वो राजगुरु भी जैसे मतलब पुराने टाइम पे भी द्रोणाचार्य राजगुरु थे, और द्रोणाचार्य वाज वन ऑफ द बेस्ट आर्चर्स इन दैट टाइम, राइट. तो मुझे क्या लगता है कि एक चीज़ जो होगी, गिवन टेक इज बिकमिंग मोर इंटेलिजेंट विद टाइम एंड वी आर गेटिंग क्लोजर टू AGI, राइट, कि एजुकेशन विल इवॉल्व टू अ प्लेस जहाँ पे हर किसी को खुद का राजगुरु मिल जाएगा. उसका तरीका अलग होगा जिस पे भी मेरे कुछ थीसिस हैं, बट इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन क्रिएट राजगुरुज फॉर एवरी डिफरेंट kid, every different individual, where the Rajguru can understand what your strengths and weaknesses are. मैं चेक करता हूँ कि rajguru.ai अवेलेबल है क्या. Sorry, please go ahead. And can guide you on that path, right? And like can also during that path actually, मतलब जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो तो उसमें वो नज कर कैसे आपसे पूछ के आपको सिखा पाए, वो होगा मुझे लगता है. That is going to be one of the biggest applications of AI and whatever is happening in AI, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. अब उसके करने का तरीका क्या है, कितने सालों में होगा, अगेन उस पर भी मेरे कुछ थीसिस हैं. मुझे लगता है कि पहली चीज़ तो ये कि अभी तक जितना भी समझ में आ रहा है AI के साथ, बहुत लोग एक्चुअली एजुकेशन की प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं. वन थिंग इज़ कि ये जो राजगुरु वाली चीज़ है वो तब काम करती है व्हेन इट इज़ असिस्टेड विद अ करिकुलम एंड अ टीचर. कि अगर एकदम डेफिनेट पाथ है कि किसी ने वो काम कर लिया है कि भाई तुम्हारे पास ये 4 पाथ हैं, इन पाथ में से ये पाथ तुम्हारे लिए ठीक है, एंड इस पाथ पे ये एक आइडियल करिकुलम एग्जिस्ट करता है, उसका पेस वेरी कर सकता है बट ये एग्जिस्ट करता है, ऐसे क्लासेस होंगी एक्सेट्रा, राइट. तो वन इज़ कि देन द AI एजेंट और राजगुरु, आप जो भी बोलना चाहो, द राजगुरु इज मोर इफेक्टिव. आप उसको एकदम ही ग्रीन फील्ड दे दोगे कि कुछ भी पढ़ा दो इसको, तो हाँ, मतलब अगर किसी ने डिसाइड कर लिया, लेट्स से जैसे कंप्यूटर साइंस में अपने को पता है कि एक सब्जेक्ट होता है, लेट्स से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पढ़ना है. हाँ. उसमें करिकुलम जैसा बोल रहे हो कि वो डिफाइंड है, क्लास स्ट्रक्चर डिफाइंड है कि हाँ. एक हर वीक बाय वीक की ये चीजें इस वीक में करनी है, देन इट विल बी मोर इफेक्टिव. इन नाउ फ्यूचर में तो हम लोग नहीं कह सकते, मे बी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी इवन इफ करिकुलम इज नॉट गिवन, बट एज ऑफ नाउ करिकुलम एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड, राइट. टीचर ड्रिवन, करिकुलम ड्रिवन इज इम्पोर्टेंट. एंड उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि एक चीज़ ये होगी कि जैसे स्कूल में जो बोर्ड्स होते हैं, CBSE, ICSE, आई थिंक इन सब के अक्रॉस AI एजेंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. लाइक अब AI एजेंट विच इज़ रियली गुड फॉर CBSE करिकुलम. आप अगर 8th में हो, आप अगर ये सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, तो आपके लिए बनाए ये. एंड whoever creates this AI agent will be very powerful because वो बहुत स्टिकी हो जाएगा, बिकॉज उस AI एजेंट को इतना पता है आपके बारे में कि आप उसे मूव अवे कर ही नहीं पाओगे. तो I feel कि that's the future of education. You will have human beings, but वो जो हर सेकंड हर मिनट पे जो गाइडेंस चाहिए होता है वो एक, हाँ, मतलब अगर इसको बोलना हो कि चलो मान लो एक ह्यूमन बीइंग टीचर है, बट एक जनरली जब मैं ऑफलाइन पढ़ता था तो 60 लोगों की क्लास में 2 या 3 टीएस होते थे. 60 लोगों की क्लास में 60 टीएस होते हैं. 60 टी हो जाएंगे. हाँ, सबके पास अपना एक पर्सनलाइज्ड टीए है जो कि 24/7 अवेलेबल है, राइट, आपके साथ ही बैठा रहता है. ठीक है. नहीं, आप यू राइट. लाइक जो आपने बोला, मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था कि एक तो AI ने ऑलरेडी टेक्निकल इंटरव्यूज तो लेने स्टार्ट कर ही दी हैं. देयर इज अ $2 billion कंपनी, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, बट merker.com इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. क्या कहते हैं, AI अगर टेक्निकल इंटरव्यूज लेके स्क्रीनिंग कर सकता है. हमारे में ऑलरेडी हो रहा है. सो विद इन स्केलर बाय द वे, लाइक एक चीज़ ये हुई है कि मॉक इंटरव्यूज के लिए आपने AI हाँ, को किया है. तो इंटरव्यूज, TAs एंड सपोर्ट, इन तीनों पे हमने AI बहुत हेविली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, एंड लाइक विद वेरी ग्रेट अडॉप्शन. दे आर वेरी इफेक्टिव.
क्योंकि मैंने खुद दिया मैंने मॉक इंटरव्यूज पे, इट वाज दैट इज व्हाई आई, मतलब मैंने ट्राई आउट करने के लिए 20 मिनट का दिया था, एंड आई जेन्युइनली फेल्ट दैट द क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग आर वेरी गुड, better than some of the interviews that I've given to humans, even in Google. करेक्ट. तो उस पे हम फॉर एग्जांपल चेक कैसे करते हैं कि आपने जो मॉक इंटरव्यू दिया, हम बेसिकली ए बी टेस्टिंग बोलते हैं ना इसको. तो एक मॉड्यूल के बाद मान लो 100 लोग हैं, तो 100 में से हमने 10 लोगों का कंट्रोल ग्रुप बनाया, 90 लोगों का टेस्टिंग ग्रुप बनाया. ओके, ठीक है. 90 लोगों को हमने मॉक इंटरव्यू जो हमारा एआई वाला था वो दे दिया, 10 लोगों को हमने ह्यूमन वाला मॉक इंटरव्यू दे दिया. फिर इस पे हमने बोला कि जो भी असेसमेंट आया है इसमें से रैंडम 10% सैंपल लो. 90 में से? हाँ, 90 में से रैंडम 10% लो. ठीक है. उनको एक एक्सटर्नल सर्विस को दे दो कि भाई इन टॉपिक पे आप इनको असेस करके आप बताओ थ्रू ह्यूमंस. ओके, ओके. एंड लेट्स रिव्यू कि कब जो है असेसमेंट्स आर डिफरेंट. ओके, ओके. जो अभी जो हमारा असेसमेंट है कि हमारा एआई मॉक इंटरव्यू हैज, एंड जब भी डिफरेंट होता है फिर देन एक ह्यूमन रिव्यूज बोथ इंटरव्यूज टू से कि भाई वेदर द डिसीजन शुड बी हैव बीन अ पास और फेल. ठीक है, ओके. हमारे एआई मॉक इंटरव्यू में 99% एक्यूरेसी है. अच्छा, कि जो वो एक्सटर्नल वाले बोल रहे हैं और जो एआई बोल रहा है 99% ऑफ द टाइम सेम आ रहा है? नहीं, सो इट्स सेम इन 80% occurrences. ओके. जहाँ पे वो डिफरेंसेस है वहाँ पे फिर देन अ ह्यूमन आल्सो इंटरव्यूज. ह्यूमन एग्रीज विद द एआई वाला असेसमेंट डन rather than the other Got assessment. it, got it. तो efficacy wise also it's doing much better than humans. Got it. So yeah, like one was this only in my mind कि टेक्निकल इंटरव्यूज तो ऑलरेडी अच्छे से लिए जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपने भी इनकॉर्पोरेट किया. तो द नेक्स्ट थिंग कि अगर कोई जज कर सकता है तो फिर मे बी शायद पढ़ाने में भी उसको यूज किया जा सकता है. Correct. जैसा कि आप बोल रहे हो. वेरी सिमिलरली हमने वो टीए भी तो बेसिकली कैसा कि जो आपके कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर डिज़ाइन प्लेटफॉर्म जिस पे आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, उस स्क्रीन को एसेंशली वी हैव शेयर्ड विद द टीए. तो फॉर एग्जांपल टुडे व्हेन यू वर्क विद एआई सिस्टम, आप उनको लैंग्वेज पास कर सकते हो, बट इमेजेस भी पास कर सकते हो, कंटिन्यूअस कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हो. तो वो हम पास करके देन वी ट्राई टू इनेबल टीए व्हाइल यू आर सॉल्विंग इन अ मैनर कि आपको सोल्यूशन कोई ना बताए, आपको अगर हेल्प चाहिए तो somebody nudges you towards a solution. Right. दूसरा जो मेरे को दिमाग में आया कि Gen AI is also there now. Pictures can be produced, videos can be produced, Yeah. right? तो उससे what I have seen ना, बड़े लंबे टाइम तक किसी ने like एनिमेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया. I believe कि अगर मैं एज ए टीचर कुछ पढ़ा रहा हूँ किसी को, तो मेरे दिमाग में एक एनिमेशन चल रही है अभी के लिए. द वे टू काइंड ऑफ रेप्लिकेट दैट इन द स्टूडेंट्स हेड इज कि मैं ड्रॉ करके कुछ समझा दूँ या फिर लेट्स से कोई यूट्यूब पे वीडियो दिख गया तो करा दूँ. बट Gen AI आई थिंक दैट कैन ऑल्सो लाइक काइंड ऑफ नियर फेच, लाइक बाकी चीजें शायद थोड़ी सी फार फेच्ड हो गई ना, जो हम राजगुरु की बात शॉर्ट कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म के Gen AI से आप एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो जो कि आप क्लासेस में यूज कर सकते हो. पहले बहुत एक्सपेंसिव टास्क था ये. आई थिंक कहीं तो मैं सुन रहा था कि 8 सेकंड की एनिमेशन अच्छी क्रिएट करने के लिए 8 घंटे लग जाते हैं फॉर अ सिंगल एनिमेटर. सो आई थिंक दिस कुड बी समथिंग व्हिच कैन हैपन. बिल्कुल सही बात है. एक्चुअली बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं मशीन लर्निंग में एंड डेटा साइंस में जहाँ पे यू वांट टू शो मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स एंड देन मतलब व्हेन यू ट्वीक अ पैरामीटर तो वो ऑब्जेक्ट कैसा चेंज हो रहा है. सम ऑफ दैट बिकम्स वेरी इजी विद एनिमेशन. यू आर वेरी राइट. सही बात है. दूसरा एक एआई से हटके भी था, वो आया था कि जैसे ऑफलाइन क्लासरूम की डिफरेंट फील होती है देन अ जूम क्लास. तो AR VR क्लासरूम्स बन सकते हैं कभी. आई थिंक आपने इसके रिलेटेड आपने एक एग्जांपल भी दिया था अपने एक पॉडकास्ट में कि सॉरी AR VR बोल रहा हूँ, VR ही होगा, AR नहीं होगा इसमें. VR होगा कि ऑफिस स्पेसेस में आप एग्जांपल दे रहे थे, राइट? एक बार कि हेडसेट पहन लिया एंड देन यू आर पार्ट ऑफ द होल ऑफिस एंड इन दिस केस पार्ट ऑफ द होल classroom. These were the some of the things that I thought. I think AI में we do agree कि कुछ like do agree on some points. नहीं, absolutely बिल्कुल. ठीक है. So I think I get that, अंशुमन, कि नई चीज़ें हो रही हैं. Scalar में you are just trying to figure out the excellence part and I see some of the things being done differently. आँखों में देख के आया हूँ कि क्या क्या हो रहा है. But got it. And AI के बारे में हमने बात करी थी कि आप कैसे incorporate कर रहे हो. इन जनरल चलो AI के बारे में बात करते हैं कि लेट्स से इफ आई गो बैक टू मे बी जब ChatGPT नया आया था 2023 इज आई थिंक व्हेन इट केम, राइट? आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. उस टाइम पे आई थिंक बहुत सारी कंपनीज वर स्टिल इन द फिगरिंग आउट जोन कि क्या होगा हमारी वर्कफोर्स का, कहाँ पे हम अपने बिजनेसेस में इनकॉर्पोरेट करेंगे. हाउ डू यू थिंक इट हैज चेंज्ड टू नाउ? अब किस फेस में हैं हम? और like yeah, you give me your thoughts and then I'll maybe counter question if I have. देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैक्रो की बात करता हूँ. मैक्रो में अगर तुम हायरिंग पैटर्न्स देखोगे तो
वी आर स्टिल नॉट एट अ प्लेस जो कि पहले जैसे 2022 और 2021 में बहुत ज़्यादा हायरिंग हुई थी. आई डोंट थिंक मतलब हम उस फेज़ में वैसे लौटने वाले हैं कि लोग अनाप शनाप कुछ किसी को कुछ भी पैसा दिए जा रहे हैं, कुछ एंड लाइक कुछ भी हायरिंग हुई जा रही है. हाउएवर दैट बीइंग सेड, लाइक द काइंड ऑफ हायरिंग वॉल्यूम्स जिस पे हम 2019-2018 में थे, वो उस टाइप की हायरिंग अभी भी चलती है Okay. across the stack. Okay. Companies में, however, if I double click and check what are companies expecting of engineers now, the expectation on productivity from every single engineer is now much higher. Okay. Okay. तो मतलब अब वो PMs भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट इतनी जल्दी लॉन्च हो जाएगा. इन अ वे डेवलपर्स विल बी एबल टू डू अ लॉट मोर इन अ सिंगल डे. वो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे बनती जा रही है सबकी. Which means, in fact, like we know of a few companies जो कि जिन्होंने मैंडेटरी कर रखा है कि you have to start using a cursor or a Codium if you have to code. Okay. Okay. तो in a way, like working with co-pilots of some form, being able to produce a lot of code in a single day, but yet ensure कि कोई उसकी वजह से issue नहीं हो रहा है, कहीं कुछ फट नहीं जा रहा है, your website is not going down, it's still going to be a part of the expectation of the job. So, in a way, being comfortable with using Gen AI tools, that is mandatory. All right. तो दूसरा macro में ये हो रहा है कि now there are two kinds of companies, right? There's one kind of company जो कि your large tech, FB, Microsoft, etc., they are building the core of the AI systems. So hence काफ़ी सारी hiring जो अभी actually Microsoft, Google इन सब में चल रही है, that's very focused also on hiring ML engineers, AI engineers, research scientists, data scientists, because वो उन systems पे they want these guys, ML ops for example. तो वो उन systems के लिए there is enough hiring going there. On this side, in very early stage startups, because we some early trends basically show there. बहुत early stage startup में now these early stage startups are looking for engineers or interns who can work with AI systems and then build on. मतलब RAG WAG समझ में आता है, context window समझ में आती है, you can build optimal systems, थोड़ी बहुत prompt engineering आती है, तो you can build optimal systems using these AI. वो समझ में आता है classification problem के लिए क्या use करना है versus let's say LLMs कहाँ पे use करने हैं, versus recommendation system के लिए क्या use करना है, etc. But I think अभी के लिए a software engineer who doesn't want to build something in AI, who just want to be updated with whatever is going on, do you think it is fair to say that what you can do is just accept the change and you know start incorporating these AI tools into your day-to-day life? Is that fair to say? Yeah. I Like, think. Can you add something in that, or do you think? Yeah, I think one is you shouldn't resist AI. Yeah. You should just figure out how does that make you more productive. Look at it as a tool rather than replacement. So that is one. Two is, I would say, long term. What is inevitable is that there are going to be all of these AI and ML systems all around us. वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा because the capability of these systems is only becoming better with time, right? So it might not be a bad idea to invest in learning some basic concepts, and like a lot of that you can just do on your own. ये basic concepts के explainer videos actually YouTube पे भी हैं. Coursera के जो founder हैं, उनके भी जो पहले कुछ courses थे, they were basically your starting courses on ML etc. were Andrew Ng was famous. Coursera के founder is Andrew Ng. Okay, I did not know. I knew that he is a guy who is famous for his ML courses. Andrew Ng is the founder of Coursera and also deeplearning.org. All right. तो उनके जो कुछ courses हैं, they are very good at machine learning, so you can use that to get started. थोड़ी बहुत mathematics है related to ML that you probability I think involved. Prop stats, calculus, right. linear algebra, right? ये चार चीज़ें होती हैं. तो वो थोड़ा बहुत सीख लेना पड़ेगा उसके लिए. So it's not a bad idea to start learning some of that, because if the jobs are going to eventually transform to some variation of software engineering and AI ML, so you will be at an advantage if you already know that. Got it. But irrespective of whatever happens, जो fundamentals हैं वो अभी भी same रहने वाले हैं. आपको अगर ये नहीं समझ में आता कि कंप्यूटर कैसे चलता है, आपकी मशीन कैसे चलती है, आप अगर आपको एक कुछ सॉल्व करना है बट उसको आप कोड उसके अराउंड नहीं लिख पा रहे हो, तो देन यू कांट डू दिस और दैट, यू कांट बी एन एआई इंजीनियर. राइट, वो बेसिक्स हैं. उसके बाद की ये बात है, वंस यू नो वेब डेवलपमेंट, उसके बाद की ये सब कहानी है. हाँ, इट्स नॉट
this or that. It's like this This तो है ही and and that that, करना है हाँ, या नहीं करना हाँ, है. correct, That is the question. Got it. ऐसा बहुत बार सुनने को मिलता है आजकल, you know, from the likes of Sam Altman and others कि we are in the era that we were in during the 2002 period कि एक नया revolution आ रहा है, you know, big companies will be made out of this and all. Yeah. तो इसको leverage कोई कैसे कर सकता है? मान लो AI नहीं आता है, अगर कोई बहुत ही अच्छा है AI में, then their ambition will probably be larger and they have more leverage, right? मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कैसे AI को सीख के क्या बिल्ड करने के बारे में सोच सकते हैं? You know, something like dream is big but starting small. मतलब देखो फंडामेंटली इफ यू लुक एट व्हाट हैज हैपेंड इज कि पहले सॉफ्टवेयर से यू वुड सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट वर डिटर्मिनिस्टिक, जिसमें यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट कि भाई अगर x होगा तो y करना, अगर x नहीं होगा तो z कर देना. That is, if you have that kind of a proper deterministic flow, then you can solve that using software. That was what was the trend earlier. अभी क्या हो रहा है कि because of LLMs etc., them becoming really good, a lot of non-deterministic problems could also be solved via computer systems, and that's where the opportunity lies. वहाँ पे लोगों की अलग अलग थीसिस है. फॉर एग्जाम्पल एक थीसिस ये है कि वन काइंड ऑफ कंपनीज दैट विल बी, जैसे एक टाइप की कंपनीज बनी थी जो कि जिनको हम बोलते हैं SaaS, कि आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देते हो. फॉर एग्जाम्पल फ्रेशडेस्क है, इट्स अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. विथ AI, one of the things that is going to happen is कि typically कंपनीज में SaaS होता है, SaaS के अराउंड भी एक बड़ी टीम होती है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू डू सपोर्ट, तो मैं एक सपोर्ट के लिए एक SaaS लेके आऊँगा, एंड एक सपोर्ट की बड़ी सी टीम होगी जो बैठ के रोज कॉलिंग करती रहती है, या फिर लेट्स से दे लुक एट टिकट्स एंड देन दे रिस्पॉन्ड टू दोस टिकट्स एटसेट्रा. पीपल आर सेइंग कि अब क्योंकि बहुत सारा जो ये ह्यूमंस काम कर रहे हैं, दैट कैन एक्चुअली नाउ बी ऑटोमेटेड. That might not be fully automated because there are still going to be corner cases, but the number of humans required to deliver will reduce significantly. So then next generation of SaaS is going to be outcome as a service. Okay. कि there are going to be companies who are going to say कि हाँ OAS कि आपको सपोर्ट रन करना है, मैं रन कर देता हूँ आपका सपोर्ट. Okay. Because what I am really good at is कि I have systems, कि I have that SaaS software. Okay. Plus I have systems which will enable one human to do the work of 10 people. Okay. तो मैं उसी सिस्टम को आपके यहाँ भी प्लग कर दूंगा. Maybe instead of having a 100 people support team, you pay me only for 10 people, and I'll still be able to run it for you. नहीं, बट जो मेरे को आपकी बात सुन के समझ में आ रहा है, इफेक्टिवली वो काम तो SaaS वाले ही कर रहे हैं. इट जस्ट दैट कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ AI, इट्स easier to be more productive with less number of people, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें AI कर सकता है. That is what I... करेक्ट बिल्कुल. नहीं तो देखो कोई भी बिजनेस आर्बिट्राज पे बनता है. ओके. जैसे सर्विसेज इंडिया में क्यों बने? क्योंकि इंडिया में सैलरी कम होती है, बाहर की कंपनीज जो हैं उनको सैलरी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी. तो ये जो डिफरेंस है उसकी वजह से आई एम एबल टू मेक मार्जिन हियर बीइंग अ सर्विस कंपनी इन इंडिया. नाउ वेरी सिमिलरली द आर्बिट्राज हियर इज कि देयर इज अ वर्क एक्स टू बी डन, which if the company does themselves, they would require to spend $100. मैं इतना अच्छा हो गया हूँ AI वगैरह को यूज़ करके, the kind of systems I built, I can get the same work done in $10. Okay. तो अब जो ये डिफरेंस है इस पे मैं किसी तरीके से धंधा बना सकता हूँ. Okay. तो that's one thesis कि that's one kind of companies that will... I hear it often कि SaaS is going to be dead and all. I think हम उसके बारे में बात कर रहे थे, तभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था. करेक्ट. तो एक है कि वो मतलब we should start, if you start looking at कि what does a company do, and if there is a department or a portion of work that you can automate for them to a large extent, कि मतलब it will never be fully automated, but like you have humans to assist, but like very few humans can do the work of a lot of humans on top of your system. So that's where you can create large value. And this is assuming your question was कि what can software engineers build which will create a lot of value. Then this becomes one category. The other category is जिसको कि थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, but it's around smart devices and robotics. One of the things which is also going to happen in the next 15 years is that everything around you, every single object that you have around you, they're going to become smarter and smarter. आपके कपड़े smarter हो जाएंगे, bags smarter हो जाएंगे. You will have machines that can do a lot more. आज को you probably require a human being to maybe paint your walls. Maybe in the future there is a robot that can come and paint your walls the way you want it.
तो उनको भी प्रोग्राम करने के लिए देन देयर विल बी सिस्टम्स दैट विल गेट बिल्ट आउट, एंड दैट्स बेसिकली जो इज द नेक्स्ट फेज ऑफ व्हाट यू कॉल एज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है उसका नेक्स्ट फेज है कि हाउ डू यू नाउ integrate AI with IoT. integrate AI with IoT, right, and make those devices even smarter. Got it. ठीक है. जब हम अभी हम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, राइट, समथिंग ऑन टॉप ऑफ AI, बट समटाइम्स comes in my mind ना कि with the whole Shark Tank wave and everything, everybody wants to become an entrepreneur. It's somehow cool, but this realization कि हर कोई नहीं बन सकता है. लोग ट्राई करेंगे, इट्स लाइक कि यू हैड दैट कॉन्फिडेंस कि हम 10 साल तक लगे रहेंगे, कर लेंगे, बट कुछ स्किल्स होती हैं जो किसी में नहीं है. लेट्स से अनसर्टेनिटी से डील करने में बंदे को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेंटल हेल्थ इज टेकिंग अ टोल, फाइनेंसेस आर टेकिंग अ टोल एंड एवरीथिंग. आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट एज वेल कि हु कांट, कौन नहीं बन सकता है. आपके हिसाब से डू यू हैव समथिंग कि यार इफ दीज आर द ट्रेड्स देन प्रोबेबली जॉब इज बेटर फॉर यू? Nothing to demotivate, but just to give a reality check. I think the first thing which I feel is important is that if at any stage of your life you are thinking of starting a company, financial security होना बहुत ज़रूरी है. One of the primary reason a lot of companies fail, irrespective of the capability of the founder, is कि भाई टाइम ही नहीं था बनाने के लिए. मैंने 6 महीने किया, 8 महीने किया, अभी तक तो कुछ बन नहीं रहा है और मतलब पैसे खत्म हो रहे हैं, तो अब मुझे वापस जॉब में जाना है, राइट. तो पहली चीज़ तो ये कि मतलब बी वेरी क्लियर दैट स्टार्टिंग अ कंपनी और एंटरप्रेन्योरशिप इज एक्चुअली अ लग्जरी. यू हैव टू अर्न दैट लग्जरी बिफोर यू स्टार्ट अ कंपनी. देयर आर सम पीपल हु कम फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड, तो ठीक है भाई, उनके लिए इट मेक सेंस. बट अगर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है तो पहली बात तो वो प्लंज लो ही मत आप. Because it's just going to cause unnecessary stress and trouble to you. दूसरा, I think दूसरे वाले पे कमेंट करना थोड़ा हार्ड होता है. मतलब यू राइट कि कुछ लोग अनसर्टेनिटी, एम्बिग्यूटी से डील करने में बहुत अच्छे होते हैं, एंड कुछ लोग नहीं होते हैं, एंड समटाइम्स इट शोज इन ट्रेट्स ऑफ व्हाट दे हैव डन इन द आउटसाइड वर्ल्ड एज वेल. Yeah, but otherwise also, na, like dealing with people, let's say, right? Like when you were an engineer, you did say कि आप managerial role पे पहुंच गए थे, but हो सकता है कि यार some people are just good individual contributors, but they don't know how to manage people and they don't know before they have started the company. Right. मतलब very strange thing is कि इन सब के मेरे पास counter examples भी हैं. Okay. कि people who were, for example, academically very weak, किसी को ADHD है, फोकस ही नहीं कर पाता है, या फिर सोशल पीपल इश्यूज रहे हैं पहले कि दे वर वेरी सोशली ऑकवर्ड एंड येट दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. आई थिंक तो हेंस वेरी हार्ड फॉर मी टू कमेंट दैट. मैं एक चीज़ जो मैं देखता हूँ हाउएवर कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं, द टू कॉमन ट्रेट्स दैट दे ऑलवेज हैड. वन इज दे वर अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक. ओके. एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ हम कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे. इन अ वे दे वुड ड्रीम बिग एंड दे वुड बिलीव कि ये मैं कर लूँगा. अंदर से लगता है उनको मैं कर लूँगा, राइट. सो एक कॉमन ट्रेट जो सब में जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, इफ आई टॉक टू देम, दे आर अनबिलीवेबली ऑप्टिमिस्टिक. दूसरा ये है कि फॉर सम रीज़न जितने भी, मैं अगेन हो सकता है कि दैट इज़ अ जर्नी दैट दे हैव गॉन थ्रू, बट जो भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से मैं मिलता हूँ, देयर इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन जो जिसमें वो होता है, हमारा एक डर बैठा होता है, राइट. लाइक यू हैव अ सेंस ऑफ कि फॉर एग्जांपल हम सारे सेल्फ डाउट में भी नहीं, मतलब एक मिडिल क्लास से आने पे होता है ना कि भाई आप एक सिक्योरिटी बना के रखो, भाई ये फेल हो जाएगा फिर क्या होगा लाइफ में. भाई जो मैं आधा घंटा पहले आपसे बात कर रहा था कि घर वाले बोलेंगे शादी करानी है, राइट. फॉर सम रीजन उनका वो पार्ट ऑफ दिमाग होता है ना, वो बड़ा कमज़ोर होता है. उनको डर बहुत कम लगता है, मतलब इन अ वे देखी जाएगी. हाँ, करेक्ट. So hence they are bold, like, and hence they don't ask for permission to start. कैसे कंपनी स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब वो they're thinking less about security of the future, thinking more about, oh, I'm so optimistic, I can build something so big, let me just go and figure out and do it. That's been the common trait.
बाकी सारे एस्पेक्ट्स पे आई हैव सीन काउंटर एग्जांपल्स। तो ये आपने नहीं देखे हैं कि जिसको सेल्फ डाउट हो पहले से उसने बना दिया, सेल्फ डाउट वाले रह जाते हैं। एंड मतलब मैंने सुना है कुछ को फाउंडर्स से कि उनके प्रायर एडिशन में दे स्टार्टेड अ कंपनी विद समबडी हु वाज प्रोबेबली नॉट एज ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। तो कीपिंग देम मोटिवेटेड एंड सेइंग कि नहीं करेंगे हम लोग, दैट वुड टेक अप अ लॉट मोर एनर्जी दैन लेट्स से रनिंग द कंपनी। तो दोज कंपनीज वुड डाई वेरी क्विकली। नोट टू माई सेल्फ कि अगर किसी चीज को लेके पहले से सेल्फ डाउट आ रहा है, कुछ और कर लो जिसमें यू आर फीलिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट, एंड देन यू आर लाइक कि आई हैव द राइट टू विन इन दिस और व्हाटएवर, लाइक जहां इट्स नॉट नेसेसरी ना, लाइक आई बिलीव कि इट्स नॉट अ लाइक इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ what you are doing as well. मतलब it's not just dependent on the person कि one person can have self doubt for a particular thing but can have बिल्कुल सही बात है, a lot of confidence। आपने जो काम कर रखा है, जो आपका डिफरेंशिएटर है, wherever you have a right to win, आप वहाँ पे कम सेल्फ डाउट करोगे। Right. मैं टेक से हूँ, मैं टेक में कुछ बनाऊंगा, अब मैं कम सेल्फ डाउट करूंगा। मैं शिपिंग इंडस्ट्री से शिपिंग इंडस्ट्री में कुछ बना रहा हूँ तो मैं कम सेल्फ डाउट करूंगा। मैं किसी रैंडम ही फील्ड में जाके कुछ बना रहा हूँ तो कल को डांसिंग क्लास दे रहे हो कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जैक्टली अंडरस्टूड। लेकिन ऑप्टिमिज्म बहुत होता है, वो ज़रूरी भी है ना। आप ऐसे सोचोगे यार 5 साल में इतने फेलियर्स होंगे, when you're building a company there will be so many low phases that if you're not अंदर से एकदम, if you're not like very optimistic, you'll give up very quickly, you'll give up. So that's probably the reason why the people who sustain the journey were very optimistic in the beginning. Do you have a bare minimum number? I know this is very subjective कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ऐसे तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास फॉर लाइफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट? इट इज अ फंक्शन ऑफ कि आपके पास लाइक कि कितने महीने की है, कितने साल की है। मुझे सजेस्ट कि यार एटलीस्ट इतने टाइम का तो दिमाग में सोच के ही आओ कि मेरा इतना खर्चा है तो इतना पैसा मेरे को लगाना पड़ेगा, एंड इन द एंड आई एम ओके कि अगर ये नहीं चला तो आई विल मे बी गो बैक टू अ जॉब। मैं फिर से पर्सनल ओपिनियन है ये, इट्स नॉट अ रूल। व्हाट आई फील इज कि वन इज इफ यू हैव ए वेरी लार्ज फैमिली डिपेंडेंट ऑन यू, कि अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो सडनली लेट्स से आई हैव पेरेंट्स, आई हैव ब्रदर्स, आई हैव अदर पीपल हु डोंट हैव अ सोर्स ऑफ इनकम, दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मी। इन दैट केस आई यूजुअली एडवाइस कि सोच समझ के करो अगर कर रहे हो कंपनी, बिकॉज इन अ वे देयर सो मेनी लाइव्स डिपेंडेंट ऑन यू, इफ यू टेक such a big leap and like things don't go your way, then प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। नहीं, बट उसमें एक चीज़ है ना, उसमें तो द ओनली थिंग दैट चेंजेस कि अगर मान लो एज एन इंडिविजुअल मेरा खर्चा लेट्स से 50,000 रुपए महीने का है, रनवे कितना है, तो रनवे कम हो जाएगा अगर फॉर द सेम अमाउंट ऑफ मनी। नहीं बिल्कुल, वो मैं फैमिली का कॉन्टेक्स्ट इसलिए ले रहा हूँ कि जितने ज़्यादा माउथ टू फीड है उतने ज़्यादा वेरिएबिलिटी इन एक्सपेंसेस आ सकते हैं। कभी किसी के हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ गए, मैं वही अपने दिमाग में सोच रहा था कि सॉर्ट करना पॉसिबल है बट इट इज टफर कि हेल्थ इंश्योरेंस लेके रख लो एंड ऑल दैट, एजुकेशन हो गया, मतलब द अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस दैट कीप कमिंग, राइट? सो दैट्स व्हाई वन ऑफ द थिंग्स कि इफ यू हैव मोर वेरिएबल्स तो थोड़ा सोच समझ। बट लेट्स से चलो ठीक है, मतलब आई नो कि मुझे दिखता है कि मैं 50,000 महीना या लेट्स से 80,000 रुपये महीने का खर्चा मेरा बैठता है, तो द वे आई लुक एट इट इज भाई इफ़ यू हैव वन की हाई कॉन्फिडेंस कि मैं जो भी जॉब में था मैं उसमें अगर वापस जाना चाहूँगा तो हो जाएगा, कि दिस इंडस्ट्री विल टेक मी बैक इन अ वे, आई हैव एश्योरेंस कि जब भी मैं एम डन विद दिस जर्नी, इफ आई वांट टू गो बैक इनटू जॉब आई कैन, दैट्स पार्ट वन। टू इज कि यू हैव 2 to 3 years ऑफ रनवे, 2 to 3 years is what is, हाँ। तो अगर ये दो है तो देन यू कैन थिंक ऑफ डूइंग इट, बिकॉज टिपिकली आपको 1 साल 2 साल में आपको थोड़े बहुत साइंस दिखने लगते हैं कि व्हाटएवर यू बिल्डिंग डज दैट हैव मेरिट, नॉट मेरिट एटसेट्रा। 1-2 पिवट कर लोगे आप, क्योंकि पहली बार जो बना रहे हो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं सक्सेसफुल होगा। जब आप करोगे समझ में आएगा अरे ये नहीं चलता मार्केट में, कुछ और चलता है मार्केट में, देन यू पिवट एंड देन यू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग एल्स। तो दैट आल्सो गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू डू 2 or 3 pivots and then फिर 2 साल में आपको समझ में आने लगता है कि whether what I'm building is required or not required। तो आपको ये 2-3 चीज़ें लगती हैं। एक और चीज़ पूछता हूँ मैं आपसे, do you think having a co-founder if you are doing it for the first time also holds a lot of importance? Absolutely, 100%. So building a company is a very lonely journey and मतलब वो जो होता है ना कि जब आपको कोई गाली देता है या फिर जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती तो then you feel very low। Having a co-founder gives you firstly like somebody to talk to, and you can freely discuss anything with them because they are in the same boat with you, and that's a like
I can't stress it enough, like that's a very very important part of building a company, because marathon है, तो you have to stick around for so long. Right. And you know, even if you have some other people whom you love and you know who love you, still maybe I would not feel as better as talking to them in comparison to my co-founder, because मेरे को पता है वो तो जी रहा है ना जो नहीं, उसको भी उतना ही कन्विक्शन है कंपनी के ऊपर। आप किसी रैंडम, जैसे आप अपने पापा से बात करते हो, पापा को कन्विक्शन नहीं होगा, पापा तो बोलेंगे बेटा बंद कर दे कंपनी आजा वापस जॉब कर लेते हैं। तो वो co-founder है जिसने आपके साथ वो bet लिया है, so you can actually discuss freely with them and you can discuss solutions with them, not just rant but also discuss कि चलो क्या करना चाहिए बताओ, and you know कि that person is not judging you, you're not judging that person. Right. In a way you're both sharing the journey, right? So that's very very important. So having a co-founder is very important. However, again, like if you don't find the right co-founder, वो थोड़ा उल्टा भी हो जाता है। correct तो झगड़े होते हैं, या फिर there are कुछ तो था, किसी ने तो कहीं से तो मैंने सुना है कि 60-70% कंपनियां बंद होने का रीजन ही co-founder conflict हो गया। तो मतलब it's like getting married. As we were discussing. So when you are getting married, you want to be with the right person. So you can't just meet co-founder in a party and then say कि अभी मेरा co-founder, like you'll have to. I think of course like ऐसा भी एग्जांपल जैसा बोल रहे काउंटर एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रिस्क ज्यादा होता है। अमन गुप्ता की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि उनका co-founder and him did not know। वो शादी ऐसा है ना, मैं मतलब अगर किसी को पहली बार पार्टी में मिला उससे जाके डायरेक्टली शादी कर लूं तो रिस्क ज्यादा है, मतलब ऑब्वियसली कुछ शादियां चल जाएंगी बट रिस्क ज्यादा है। बट इफ यू स्पेंड इनफ टाइम डेटिंग देन यू नो द पर्सन बेटर, रिस्क थोड़ा कम हो गया। एग्जैक्टली लाइक दैट। राइट, अंडरस्टूड। एंड द बेस्ट थिंग कुड बी कि आप कॉलेज मेट्स ही साथ में 4-5 साल से, फिर तो आपने बहुत लंबा डेटिंग कर लिया। राइट, अंडरस्टूड। Yeah. So yeah, I think we are almost towards the end of the podcast. A few, you know, kind of खुराफाती questions कुछ होते हैं पूछने वाले। ठीक है, तो पहले तो ये बताओ, if you get an exit in the next 2-3 months from Scalar, happy exit, तो what would you build next? Or would you want to take a long break? मतलब मैं ले नहीं सकता हूँ एग्जिट। उसका रीज़न ये है कि हमने जो बीटेक प्रोग्राम चालू किए वो 4-4 साल के हैं। Okay. So in a way, every intake that we've taken till date, in a way, I have promised to the parents कि भाई देखो, I am going to be there and I'll make sure कि the program is conducted well for the 4 years. It's my responsibility. तो अगर मिल भी जाता है exit, तो then I have to be here. Hypothetically चलो, मतलब ठीक है, अच्छा the crux is not you getting an exit. The crux is कि अगर आज कुछ मान लेते हैं कि क्या कर सकते हैं, right? Okay. I'll still build an education. मैं वो जो राजगुरु बनाने की बात कर रहा था ना, okay, that's something I find very exciting. So that's the problem statement I'll take and start building. Got it. ठीक है, मैंने आपके काफ़ी सारे पॉडकास्ट पहले भी देखे हैं, नॉट जस्ट फॉर द रिसर्च ऑफ दिस पॉडकास्ट, इन जनरल। रणवीर के साथ है, आई थिंक बियर बाइसेप चैनल पे भी आप उनके आए हो, राज के साथ है, संदीप महेश्वरी के साथ है, रिसेंटली फाइनेंस विद सरण के साथ था। यू नो, इन ऑल दीज इंटरव्यूज, एनी यू नो द बेस्ट क्वेश्चन दैट यू मे हैव बीन आस्क्ड that you would like to answer here? Actually, मेरे से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि what is the best earning you've had in a single year? या फिर आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या कमा ली जिसके बाद you had like a big expense etc. And like I couldn't think of an answer then, but like when I thought about it, I feel कि जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अभी तक अर्न करी है वो ये अर्न करी है, जो मैं वो बोल रहा था ना कि जो वो कॉलेज के फेस में हुआ था, द कॉन्फिडेंस कि कुछ भी कर सकते हैं। अभी मुझे लगता है कि देखो आज भी हो सकता है कि मतलब देयर माइट बी सम इंसिडेंट्स की वजह से मतलब द वेल्थ गोज बैक टू जीरो इफ समथिंग हैपेंस, वेरी लेस लाइकली, बट हाँ, बट मान लो अगर हो जाता है ऐसा, तो भी ये लगता है कि देखो अभी इतना कुछ सीख लिया है, इतना कुछ कर लिया है कि नाउ कैपेबिलिटी वाइज आई एम एट अ लेवल, द अमाउंट ऑफ कैपेबिलिटी दैट आई हैव अर्नड कि आई विल रिक्रिएट दैट वेल्थ, एंड दैट आई बिलीव इज द बेस्ट लर्निंग, द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एसेट दैट आई हैव अर्नड फॉर माई सेल्फ, कि no matter where I am, I can go back and create that again, or create that asset again, or create that wealth again, right? Which gives you a lot of mental security. Correct. In some ways. Understood. Right. I think that's a good question as well. Question में I think they meant to ask something else. वो तो monetarily पूछना चाह रहे थे, but yeah, the answer that you thought is more thoughtful. वो मतलब है कि पैसा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, तो पैसे की बात पे आई ही है, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज दैट यू हैव डन फॉर योरसेल्फ और योर फैमिली?
यार सारे इंडियन हाउसहोल्ड में सेम ही होता है, घर होता है, घर या गाड़ी, हाँ या अगर कोई घर नहीं खरीदा है, रेंट पे रह रहा है, तो गाड़ी होगी। हाँ, तो गाड़ी हो जाता है, अदरवाइज घर हो जाता है। तो यू बॉट अ हाउस फॉर योरसेल्फ, आई Yeah. थिंक इलेक्ट्रॉनिक सिटी में? नहीं, नॉट इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी। सो जब मैं व्हेन आई केम बैक टू इंडिया, मैं पुणे में था, Okay. तो पुणे में आई बॉट अ हाउस फॉर माई सेल्फ। ओके ओके, और वो घर का प्रेशर होता है इंडियन फैमिली में कि बेटा आप खरीद लो घर तो दैट्स व्हाई इट हैपेंड। ऑलराइट, गॉट इट। With all that confidence that you have in your abilities, if let's say you are not building something, you are working as a freelancer, as a consultant, what number would you associate with your hourly value? देखो यार, जो नंबर होगा ना, वो नंबर विल कम फ्रॉम कि व्हाट इज मार्केट विलिंग टू पे मी, एंड मार्केट भी मतलब मैं सही बताऊँ तो somebody इज विलिंग टू पे मी एक्स बेसिस जो वैल्यू उनको मिल रही है। तो व्हाट इज मार्केट विलिंग टू पे मी फॉर माई टाइम, एंड जिस भी सेक्टर में मैं एडवाइस कर रहा हूँ कितना वैल्यू क्रिएट होने वाला है, आई थिंक उसी का फंक्शन होगा वो। मैं खुद से आके बोल दूंगा, लुक आई मीन फॉर एग्जांपल a typical consultant would get paid, let's say $1,000 or like $500 an hour. ठीक है, मतलब I think some of those are vanity metrics. Yeah, I think इसके आसपास you would probably hope to get, if not, मतलब hope तो रख ही सकते हैं ना, तो probably that's around the number. Got it. तो वो generic number है, but like again you start being more nuanced कि भाई what is the actual value that you add. Yeah, I think it is definitely a function of कि what gig you end up getting as well, right? कि आप उसमें कितना value add कर पाए. Got it. मतलब if I'm helping somebody create an education company again, तो ज़्यादा हो जाएगा उससे. ज़्यादा हो जाएगा. Yeah. Understood. Anybody, you know, you must have met, I think, many founders, you know, big time entrepreneurs. A few of them are on your cap table as well. जो भी आपके पास, जिनके साथ भी आपका direct या indirect, you know, kind of communication रहा हो. Anybody that you admire a lot. Let me put it this way: whom would you want to be an assistant to? Look, I mean, everybody that I've met, they have been really, really good at what they do, right? So if I was asked to become an assistant to any of them, I'll be very happy. Okay. However, that being said, मुझे क्या लगता है कि थोड़ा सा बड़ा आंसर है ये, कोई बात नहीं, that's okay. तो कंपनीज दो टाइप की बनती हैं। जैसे इंडिया में if you see, most companies gravitate towards services and solving all the problems myself. Say if you look at Zomato, right? Zomato is almost a services company. I basically have my own fleet of people who deliver food or groceries, and then like लोग आते हैं और फिर मतलब मैं उनके लिए deliver करता हूँ. And the West usually focuses a lot on delivery, like building platforms. Okay. In a way, for example, Facebook, which was my first company, it was a platform, right? It's just basically a place where people come and post content. And there are companies that come and like create ads and sort of bid for ads, and that's how they're making money. ये बनाना बहुत hard होता है platform बनाना. Okay. Platform बनाना is extremely hard, right? Because like there is a large part of your journey where we're not making money. Facebook has its value because there is a large distribution of users there. Right? बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा network बन गया है. A smaller example could be InterviewBit. हाँ. Right. That was also a platform in my opinion. हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ मतलब सॉर्ट ऑफ करेक्ट, and then because you had that data, you तो उसकी वजह से able to ask companies for correct. But I मतलब in my view like the North Stars are like the, ठीक है, चलो आप उनको different league का part समझते हो चाहे. करेक्ट. Facebook हो गया या फिर OpenAI है, even Google, like all of these are platforms, right? Like OpenAI created this new age tech which has revolutionized the world, right? Very similarly, Google created revolutionary tech then and has been creating it multiple times now in different fields, which is enabling people all over the world. Right? They don't go and hire creators. I mean, creators come to Google in some ways. So, now this is an art which India hasn't perfected yet. So while I admire everybody here, like massively, if however given a chance, I would want to be an assistant to one of these sections of companies because I want to learn that art. Got it. Learn that mindset. Okay. And be able to create more platforms. So can we lock Zuckerberg then? I mean, yeah, in the people that I have worked closely with, yeah, Zuckerberg. Understood. So yeah, I think like you have to go somewhere at 7, so it is almost 7 only. I'll just wrap it up now. Sure. Yeah, I think most of the things said and done, whatever I had.
if you were interviewing yourself, Hmm. what is that one question that you would probably ask yourself? I think you have already shared the best question that you have been asked, but in general, anything you want to share on the ending note, if you can't think of anything, that's okay, we can call it off here. Yeah, I mean, but one exercise that I do with myself is I keep asking myself, like, what can I do now which I was not able to do, let's say, a year back or 6 months back. Got it. That's basically my way of measuring if I'm growing grow कर पा रहे हैं continuously या or नहीं कर not. पा रहे, right? तो वो मैं हमेशा पूछता रहता हूँ, and that's an advice that I would have to everybody here as well, कि it doesn't matter कि आपको अभी आज कितना आता है, but what matters is कि जब आप ये देखते हो कि आप साल भर पहले क्या कर रहे थे या 6 महीने पहले क्या कर रहे थे, आर यू अशेम्ड? अगर if you have that feeling, then like you're in a good spot, because that just means कि you're growing in your life, you're just becoming so much better in your life. So keep asking yourself that, कि what can I do today जो मैं 6 महीने पहले नहीं कर पाता था या फिर साल भर पहले नहीं कर पाता था. एम्बेरसमेंट आना चाहिए जब 2 साल पुराना सेल्फ के बारे में सोच रहे हो कि ये ऐसा था. जैसे आप अभी कुछ टाइम पहले बता रहे थे कि जब आपने कंपनी स्टार्ट की थी, नाउ दैट यू थिंक अबाउट द मिस्टेक्स एंड देन यू लाइक embarrassed. Yeah, I feel very embarrassed. Correct. All right. Got it. I think it was a very insightful conversation, Anshuman. Thank you so much once again for taking on the time. Really enjoyed it. Thank you for hosting me.